नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है खौफ की दस्तक चैनल पर। आज हम आपको लेकर चलते हैं महाराष्ट्र हाईवे की सुनसान सड़कों पर, जहां अंधेरा हर कोने में अपना साया फैलाए हुए है। ये कहानी है एक ट्रक ड्राइवर की, जिसने अपने सामान्य सफर के दौरान ऐसा अनुभव किया जो उसने कभी नहीं सोचा था। सड़कें सुनसान हैं, टायर की आवाज गूंज रही है, और हर मोड़ पर कुछ अजीब सी मौजूदगी का एहसास होता है। क्या यह सिर्फ उसकी कल्पना थी, या वहां सच में कुछ डरावना था? तैयार हो जाइए, क्योंकि यह सफर सिर्फ रास्ते का नहीं, बल्कि डर, रहस्य और अचानक आने वाले खौफ का भी है। वीडियो को अंत तक देखें। अगर आप में हिम्मत है, तो ही यह कहानी आपके दिल तक पहुंचेगी। तो चलिए शुरू करते हैं यह भयानक सफर, महाराष्ट्र हाईवे की खौफनाक कहानी। मैं सतीश वाघमारे, उम्र 35 के आसपास होगी। पेशे से ट्रक ड्राइवर हूं। जिंदगी का ज्यादातर हिस्सा सड़कों पर ही बीता है। धूल, धुआं, हॉर्न, ट्रैफिक और नींद से जंग करते हुए। मेरे घर में बीवी सीमा और दो छोटे बच्चे हैं, रीना और राहुल। घर अमरावती के एक छोटे से मोहल्ले में है, जहां हर महीने का किराया चुकाना भी किसी जंग से कम नहीं लगता। जब से डीजल के रेट बढ़े हैं और ढुलाई वाले रेट घटे हैं, तब से जिंदगी और मुश्किल हो गई है। एक ट्रक ड्राइवर का दर्द सिर्फ वही समझ सकता है जो सड़कों पर रात गुजारता है। परिवार की याद, बच्चों की हंसी, बीवी की शिकायतें, सब पीछे छूट जाते हैं। आगे बस अनंत रास्ता होता है और उसकी थकान। मैं महाराष्ट्र गोवा रूट पर चलता हूं। अपना खुद का ट्रक था, टाटा 1613, जिसने मेरी जिंदगी की हर कमाई देखी थी। उसी ट्रक ने मुझे घर चलाने लायक पैसा दिया, और उसी ट्रक ने मेरी हड्डियां तोड़ी जब ब्रेकडाउन के वक्त नीचे लेटकर ग्रीस में नहाना पड़ा। पर वो ट्रक मेरा साथी था। मेरे साथ चलता है समीर पोरिया, 20-22 साल का सीधा साधा लड़का। कुछ ही महीने हुए उसकी शादी को। उसकी बीवी मीनल इतनी भोली है कि जब भी समीर उसे वीडियो कॉल करता, वो हंसते हुए कहती, जल्दी लौट आओ समीर, मैं अकेली नहीं रह पाती। समीर हंसकर जवाब देता, बस इस चक्कर के बाद घर आ जाऊंगा मीनल, वादा रहा। मुझे उसकी बातें सुनकर अक्सर अपने शुरुआती दिन याद आ जाते थे, जब मैं भी सीमा से ऐसे ही बातें करता था। अब इतने साल बाद बातें कम, झगड़े ज्यादा रह गए हैं। शायद यही वक्त का असर होता है। उस दिन हमें पुणे से नागपुर के लिए माल लोड करना था। सीमेंट की बोरियां, लगभग 20 टन वजन था। दोपहर में लोडिंग हुई और शाम तक हम हाईवे पर निकल पड़े। मौसम साफ था, लेकिन अंदर एक बेचैनी सी थी। पिछले कुछ दिनों से पैसे की टेंशन चल रही थी। बीवी को बच्चों की स्कूल फीस भरनी थी, और मैं पिछली ढुलाई का पेमेंट मिलने का इंतजार कर रहा था, जो अब तक अटका हुआ था। रात के 9 बजे होंगे जब हम सोलापुर बाईपास पार कर रहे थे। समीर ने बोला, भाऊ, थोड़ी देर के लिए ढाबे पर रुकते हैं क्या? पेट में आग लगी है। मैंने हंसते हुए कहा, तू नई शादी वाला है, पेट में आग लगी रहेगी ही। वो मुस्कुराया, भाऊ, मीनल ने तो जाते वक्त मना किया था कि बाहर का मत खाना, पर ढाबे का अंडा करी देखकर मन रुकता ही नहीं। हम एक छोटे से ढाबे पर रुके। वहां 2 ट्रक पहले से खड़े थे। हवा में तेल और मसालों की गंध फैली हुई थी। हमने खाना खाया, चाय पी, और थोड़ी देर बाद फिर सफर शुरू कर दिया। लगभग आधी रात हो चुकी थी। सड़कें सुनसान थीं। सिर्फ हमारे ट्रक की हेडलाइट्स अंधेरे को चीर रही थीं। समीर नींद में झूल रहा था, और मैं रेडियो पर पुराने गाने सुनते हुए पहिए थामे बैठा था। तभी अचानक पीछे से कोई हल्की सी आवाज आई, जैसे किसी ने ट्रक के गेट पर हाथ मारा हो। मैंने शीशे में देखा, कुछ नहीं था। फिर भी मैंने धीरे से ब्रेक दबाई और ट्रक को किनारे लगाया। बाहर निकला तो ठंडी हवा के साथ सन्नाटा था। सिर्फ हाईवे की दूर से आती ट्रकों की गूंज सुनाई दे रही थी। क्या हुआ भाऊ? समीर ने उनींदी आंखों से पूछा। कुछ नहीं, शायद कोई पत्थर लगा टायर में, मैंने कहा, और नीचे झुककर देखा। सब ठीक था। मैंने कंधे उचकाकर कहा, चल निकलते हैं। फिर हम चल पड़े। लेकिन अजीब बात यह थी कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे थे, वो आवाज दोबारा सुनाई देती। कभी हल्की थाप, कभी किसी चीज के खिसकने जैसी। समीर अब जाग चुका था। उसने कहा, भाऊ, लगता है किसी ने ट्रक के ऊपर कुछ रखा है।
मैंने कहा, रात के इस वक्त कौन रखेगा? वो बोला, पता नहीं, लेकिन आवाज ऊपर से ही आ रही है। हमने फिर ट्रक रोका। इस बार समीर टॉर्च लेकर ऊपर चढ़ गया। ऊपर कुछ नहीं था, ना इंसान, न कोई सामान हिला हुआ। वो नीचे उतरा और बोला, सब साफ है भाऊ। मैंने कहा, ठीक है, अब दोबारा मत रुकना, माल सुरक्षित पहुंचना जरूरी है। लेकिन मेरे अंदर एक अजीब डर बैठ गया था। सुबह के करीब 4 बजे हम लातूर के पास पहुंच रहे थे। आसमान में हल्की लालिमा थी और नींद आंखों पर भारी। मैंने सोचा, थोड़ी देर रुककर आराम कर लें। मैंने एक सुनसान ढाबे के पास ट्रक रोका। वहां कोई नहीं था, सिर्फ एक पुराना बोर्ड झूल रहा था जिस पर लिखा था, शिव ढाबा बंद। समीर बोला, भाऊ, थोड़ी देर यहां ही सो लेते हैं। मैंने कहा, ठीक है, तू केबिन में सो जा, मैं नीचे थोड़ी हवा लेता हूं। मैं बाहर निकला, सिगरेट जलाई और आसमान की तरफ देखा। सितारे फीके पड़ रहे थे। तभी अचानक मेरी नजर ट्रक के पीछे गई। ट्रक की टेल लाइट बुझ चुकी थी। मैंने जाकर चेक किया, वायर ठीक थे। तभी मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने पीछे से हल्की दौड़ लगाई और छिप गया। कौन है वहां? मैंने चिल्लाया, पर जवाब नहीं आया। कुछ मिनट बाद मैं वापस केबिन में आया। समीर गहरी नींद में था। मैंने इंजन बंद किया और सीट पर लेट गया। जब आंख खुली तो दिन चढ़ आया था। धूप सीधी केबिन के शीशे से अंदर गिर रही थी। मैंने उठकर देखा, ट्रक वहीं खड़ा था, लेकिन ट्रक का पिछला हिस्सा खाली था। सीमेंट की सारी बोरियां गायब थीं। मैं हैरान रह गया। दिल की धड़कन तेज हो गई। समीर, उठ, उठ जल्दी। वो घबराकर उठा। क्या हुआ भाऊ? मैंने चिल्लाया, माल गायब है। वो नीचे कूदा। दोनों ने पूरा ट्रक चेक किया, चारों तरफ, आसपास, यहां तक कि झाड़ियों में भी देखा। कुछ नहीं मिला। सारा माल रात रात में किसी ने साफ कर दिया था। मेरे पैरों से जमीन खिसक गई। वो सारा सीमेंट लगभग 4 लाख का था और उसका जिम्मेदार मैं था। समीर कांपती आवाज में बोला, भाऊ, अब क्या करेंगे? मैंने कहा, क्या करेंगे? मर गए हम। कंपनी मुझे जेल भिजवा देगी। मैंने माथे पर हाथ मारा। नींद की एक चूक ने मेरी पूरी जिंदगी उलट दी थी। तभी मेरी नजर ट्रक के दरवाजे पर पड़ी। वहां एक उंगली के निशान थे, किसी ग्रीस जैसे काले द्रव में। उंगलियों के निशान ट्रक से नीचे सड़क की ओर जाते दिख रहे थे, जैसे कोई भारी चीज खींची गई हो। समीर ने डरते हुए पूछा, भाऊ, ये क्या है? मैं कुछ नहीं बोला। बस उन निशानों को देखते हुए मेरा गला सूख गया। मुझे लगा जैसे कोई हमारी हर हरकत देख रहा हो। और फिर अचानक मेरे मोबाइल की घंटी बजी। स्क्रीन पर नंबर अनजान था। मैंने रिसीव किया। उधर से एक धीमी, करकरी आवाज आई, माल तो चला गया सतीश, अब देखना अगला क्या जाता है। मेरे हाथ कांप गए। कौन बोल रहा है? लेकिन जवाब में सिर्फ सांसों की आवाज आई और कॉल कट गई। मैंने चारों तरफ देखा। सड़क सुनसान थी, पर अंदर डर का तूफान मच गया था। उस सुबह मैंने पहली बार महसूस किया कि ये रास्ता सिर्फ सीमेंट और डीजल नहीं ढोता, ये अपने साथ रहस्यों का भार भी ले चलता है। और उस दिन के बाद मेरी जिंदगी कभी पहले जैसी नहीं रही। पार्ट 1 की रात का डर अभी तक मेरी नसों में ठंडा पानी की तरह दौड़ रहा था। ट्रक का पिछला हिस्सा खाली, माल गायब और वो अजीब फोन कॉल, सब मेरे दिमाग में घूम रहे थे। समीर भी चुप था, बस अपने हाथ देखकर कांप रहा था। दोनों ने सोचा कि पुलिस को सूचना देनी चाहिए, लेकिन हमारे पास सबूत कहां थे? सिर्फ उंगलियों के निशान जो रात के अंधेरे में धुंधले हो गए थे। हमने ट्रक सड़क किनारे ही रोक दिया। समीर धीरे से बोला, भाऊ, अब आगे क्या करेंगे? माल गया, कंपनी कॉल करेगी। मैंने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, पहले हमें खुद को संभालना होगा। घबराने से कुछ नहीं होगा। पहले वापसी का रास्ता देख लेते हैं। रास्ता खौफनाक लग रहा था। दिन के उजाले में भी हाईवे सुनसान और वीरान लग रहा था। ट्रक धीरे धीरे आगे बढ़ा, लेकिन मेरे दिल में जो डर बैठ गया था वह अभी भी चैन नहीं लेने दे रहा था। रास्ते में एक छोटी सी चाय की दुकान आई। हमने वहां रुका। चाय पीते समय मैंने दुकानदार से पूछा, कल रात इस हाईवे पर कोई संदिग्ध गतिविधि देखी? दुकानदार ने हंसते हुए कहा, अरे भैया, यहां रात में कोई नहीं आता, बस 1-2 ट्रक गुजरते हैं, और अगर कोई माल चोरी करने आया भी होता तो पुलिस तुरंत पकड़ लेती। मैंने उसकी आंखों में देखा।
कुछ तो वह छुपा रहा था, लेकिन दुकानदार बस मुस्कुराया और चाय बना दी। जैसे ही हम ट्रक में लौटे, मैंने देखा कि समीर खामोश बैठा था और मीनल की याद कर रहा था। उसकी आंखें नम थीं। भाऊ, मीनल क्या करेगी? वो तो मेरी शादी के पहले ही कहती थी, समीर, सतर्क रहो, हाईवे खतरनाक है। मैंने कहा, समीर, डरने से कुछ नहीं होगा। अब हमें सोच समझकर काम करना होगा। कंपनी को सच बताना पड़ेगा, मगर पहले हमें पता लगाना होगा कि ट्रक का पीछा किसने किया। हम आगे बढ़े। लगभग 2 घंटे बाद हमने लातूर के पास एक ट्रक रेस्ट पॉइंट देखा। वहां ट्रक खड़े थे और ड्राइवर आराम कर रहे थे। हमने सोचा, क्यों ना कुछ जानकारी लें। मैंने पास जाकर पूछा, भाई, कल रात कोई संदिग्ध ट्रक या चोरी का मामला देखा क्या? एक बूढ़ा ड्राइवर धीरे से बोला, हाँ, कुछ अजीब हुआ। एक गाड़ी बिना लाइट के इस रूट पर घूम रही थी। माल ले गया और निकल गया, लेकिन किसी ने पीछा करने की हिम्मत नहीं की। मैंने समीर की ओर देखा। उसकी आंखों में डर और चिंता दोनों थे। भाऊ, ये वही ट्रक था जो हम लेकर जा रहे थे। मैंने सिर हिलाया। हमने रेस्ट पॉइंट पर कुछ देर रुककर योजना बनाई। समीर ने सुझाव दिया कि हमें पुलिस को कॉल करना चाहिए और पूरी घटना बतानी चाहिए। लेकिन मैं जानता था, अगर माल चोरी की रिपोर्ट मैं अभी दे दूं, तो कंपनी मुझे जिम्मेदार ठहराएगी और मेरी नौकरी खतरे में पड़ जाएगी। हमने तय किया कि पहले हम खुद ही ट्रक का पीछा करेंगे। रात के अंधेरे में वही रहस्य फिर से हमारे सामने खड़ा हो सकता था। रात होते ही हम ट्रक में निकल पड़े। समीर अपने मोबाइल से जीपीएस ऑन करके रास्ता देख रहा था। भाऊ, अगर वही ट्रक आज भी घूम रहा होगा तो हम उसे पकड़ सकते हैं। मैंने कहा, देखना होगा, लेकिन शांत रहना होगा। घबराने से कुछ नहीं होगा। रास्ता सुनसान और खौफनाक था। हर मोड़ पर मुझे वही पिछली रात की आवाजें याद आ रही थीं, कुछ खिसकने की, कुछ हल्की थपकी। अचानक समीर ने जोर से कहा, भाऊ, देखो। मैंने आंखें फेरी। अंधेरे में हमारे ट्रक के आगे एक हल्की लाल रोशनी दिख रही थी। वो वही ट्रक, समीर कांपते हुए बोला। मैंने धीरे से कहा, शायद, लेकिन अभी पास मत जाओ, पहले दूर से देखो। ट्रक धीरे धीरे लाल रोशनी के पीछे बढ़ा। हमारी धड़कनें तेज हो गई थीं। जैसे जैसे हम उसके करीब आए, लाल रोशनी अचानक बुझ गई और फिर उसी जगह ट्रक गायब था। समीर की आंखों में डर साफ झलक रहा था। भाऊ, ये कैसे हो सकता है? मैंने सिर झटकते हुए कहा। समीर, अब समझो, ये सिर्फ इंसानी चोरी नहीं है। मैंने पूछा, वो गोदाम कहाँ है? वो बोला, अगले टोल से पहले, बाएं हाथ की तरफ। अब वहां कोई नहीं जाता। मैंने समीर की तरफ देखा। चल समीर, वही देखना पड़ेगा। शाम होते होते हम उस जगह पहुंचे। सच में वहां एक टूटा हुआ गोदाम था। दीवारें काली, छत जली हुई, दरवाजा आधा टूटा हुआ। हमने ट्रक थोड़ी दूर खड़ा किया और अंदर जाने लगे। हवा में जलन की गंध थी। अंदर जाते ही ऐसा लगा जैसे हवा भारी हो गई हो। चारों तरफ राख बिखरी थी। और फिर सामने दीवार पर कुछ लिखा था, जो इस रास्ते का माल ले जाता है वो यहां लौट कर आता है। मैंने टॉर्च की रोशनी से देखा। नीचे कुछ निशान थे, वहीं जैसे हमारे ट्रक पर थे। समीर डरते हुए बोला, भाऊ, लगता है जिसने हमारा माल लिया वो यहीं आया था। मैंने कहा, शायद, या फिर ये कोई इशारा है। अचानक पीछे से ट्रक का हॉर्न बजा। हम दोनों बाहर दौड़े, लेकिन ट्रक बंद था, चाबी मेरी जेब में। फिर भी हॉर्न खुद बजा। समीर कांप गया। भाऊ, चलो यहां से। मैंने कहा, नहीं समीर, अगर अब भागे तो कभी नहीं समझ पाएंगे ये क्या है। मैंने गोदाम की ओर देखा। हवा के साथ राख उड़ रही थी, जैसे किसी ने अभी अभी कुछ हिलाया हो। और फिर गोदाम की टूटी खिड़की से लाल रोशनी चमकी। वही लाल रोशनी जो हमने पिछली रात देखी थी। मेरा दिल जोरों से धड़कने लगा। मैंने फुसफुसाया, समीर, वही ट्रक। वो धीरे धीरे सिर हिलाकर बोला, हां भाऊ, वही है। रात के 12 बजे थे। मैं और समीर दोनों थक चुके थे। हाईवे पर दूर दूर तक अंधेरा फैला हुआ था। बारिश अब रुक चुकी थी, लेकिन हवा में अब भी मिट्टी और डीजल की गंध बसी हुई थी। मैं स्टीयरिंग पर झुका हुआ था, आंखें आधी बंद सी। समीर सीट पर टिककर मोबाइल में अपनी मीनल की फोटो देख रहा था।
भाई, 2 दिन हो गए उससे बात नहीं की, उसने कहा, हौले से मुस्कुराते हुए। मैंने कहा, अब क्या करेगा, नेटवर्क भी नहीं है यहां। कल नागपुर पहुंचकर बात कर लेना। वो सिर हिलाकर चुप हो गया। कुछ देर तक सिर्फ इंजन की घरघराहट और टायरों की सिसकी सुनाई दे रही थी। अचानक सामने से एक ट्रक आता दिखा। उसकी हेडलाइट्स इतनी तेज कि मुझे कुछ दिखाई ही नहीं दिया। मैंने स्टीयरिंग एक तरफ मोड़ दिया। ट्रक थोड़ा डगमगा गया और हम दोनों का दिल जैसे रुक गया। सतीश भाई! समीर चीख पड़ा। मैंने झट से ब्रेक मारा। ट्रक एक झटके में रुका और हमें आगे की तरफ धक्का लगा। मैं कुछ सेकंड तक सांस नहीं ले पाया। जब बाहर देखा तो सामने सड़क के किनारे एक टूटी हुई साइकिल पड़ी थी। चारों तरफ सन्नाटा। मैं नीचे उतरा। समीर भी डरते हुए साथ आया। बारिश की बूंदें टप-टप गिर रही थीं। मैंने टॉर्च जलाकर साइकिल के पास देखा। टायर घूम रहा था, पर वहां कोई इंसान नहीं था। कहीं किसी को तो नहीं टक्कर लगी? समीर की आवाज कांप रही थी। मैंने सिर हिलाया। नहीं रे, शायद पुरानी साइकिल पड़ी होगी। लेकिन अंदर से दिल कह रहा था कि कुछ गड़बड़ है। हम ट्रक में लौट आए। मैंने गियर लगाया और आगे बढ़ा ही था कि ट्रक के पीछे से एक तेज आवाज आई, जैसे किसी ने दरवाजा जोर से बंद किया हो। समीर डर कर बोला, भाई, पीछे कोई है क्या? मैंने शीशे में देखा। कुछ नहीं, बस धुंध में ट्रक का पिछला हिस्सा दिख रहा था। मैंने ट्रक रोक दिया और टॉर्च लेकर उतरा। पीछे गया तो कुछ अजीब लगा। ट्रक के पीछे का लॉक खुला हुआ था और वो पुरानी साइकिल अब हमारे ट्रक के बगल में पड़ी थी। मेरा गला सूख गया। मैंने जल्दी से लॉक बंद किया और बिना पीछे देखे ट्रक में लौट आया। समीर ने पूछा, क्या हुआ? मैंने कहा, कुछ नहीं, चलो आगे बढ़ते हैं। ट्रक फिर सड़क पर दौड़ने लगा, लेकिन अब मन में एक डर बैठ गया था। हर झटका, हर परछाई अजीब लग रही थी। थोड़ी देर बाद समीर फिर बोला, भाई, मुझे नींद आ रही है। मैंने कहा, सो जा, मैं चला लूंगा। वो सीट झुकाकर लेट गया। कुछ किलोमीटर बाद जब मैं एक मोड़ पार कर रहा था, तो सड़क के किनारे वहीं साइकिल फिर दिखी। इस बार उसके पास कोई खड़ा था। एक आदमी, सिर झुकाए, भीगा हुआ। मैंने देखा तो झट से ब्रेक मार दिए। समीर नींद से उठा। क्या हुआ? मैंने कहा, देख उधर, वो आदमी। हम दोनों ने देखा, वहां कुछ नहीं था। समीर डर गया। भाई, चलो यहां से। मैंने एक्सीलरेटर दबाया और ट्रक तेज कर दिया। करीब आधे घंटे बाद हमें एक ढाबा दिखा। हम रुके, चाय मंगाई। ढाबे वाला बोला, कहाँ जा रहे हो? मैंने कहा, मुंबई की ओर। वो थोड़ा चुप हुआ, फिर बोला, सावधान रहना, कल रात इसी रास्ते पर एक हादसा हुआ था। साइकिल वाले को ट्रक ने कुचल दिया। कोई पहचान नहीं मिली। मेरे हाथ से कप छूट गया। समीर की आंखें फैल गईं। ढाबे वाला बोला, लोग कहते हैं वो आज भी उसी जगह दिखता है। मैंने बिना कुछ बोले बिल चुकाया और ट्रक की तरफ चला गया। सड़क पर लौटते ही सब कुछ फिर सन्नाटा। अब हर छाया, हर आवाज डराने लगी थी। मैंने ट्रक के शीशे में देखा। मुझे लगा पीछे कोई बैठा है। मैंने पलट कर देखा, कुछ नहीं, पर सीट पर एक भीगा हुआ निशान था, जैसे कोई वहां बैठा हो और अभी अभी उतरा हो। मेरा गला सूख गया। समीर की तरफ देखा। वो अब गहरी नींद में था। मैंने तय किया कि सुबह होते ही ट्रक रोक दूंगा और किसी मंदिर जाऊंगा। लेकिन जब भोर होने लगी और पहली रोशनी सड़क पर फैली, मैंने पीछे देखा। ट्रक का दरवाजा फिर खुला था और अंदर समीर का बैग नहीं था। मैंने उसे उठाने की कोशिश की, पर वहां सिर्फ एक पुराना हैंडल पड़ा था, साइकिल का। मेरे शरीर से पसीना निकल आया। मैंने समीर को आवाज दी, समीर, ओह समीर। वो कहीं नहीं था। ट्रक सड़क पर दौड़ रहा था, लेकिन अब स्टीयरिंग मेरे हाथों में नहीं लग रहा था, जैसे कोई और चला रहा हो। ट्रक की केबिन में अब सिर्फ मैं था, या शायद मैं अकेला महसूस करना चाहता था। पर असल में ऐसा लग रहा था जैसे कोई मेरे साथ ही सांस ले रहा हो। समीर का बैग गायब था और वो खुद भी कहीं नहीं था। मैंने उसे उठाया। उसी वक्त पीछे से एक आवाज आई, भाई। मैं पलटा। कोई नहीं, पर हवा में जैसे किसी ने मेरा नाम पुकारा हो, वो गूंज अब भी सुनाई दे रही थी। मैंने ट्रक की तरफ लौटने का सोचा, पर जैसे ही ऊपर पहुंचा, मेरा ट्रक वहां नहीं था।
पूरा ढाबा सूना था। जिन ट्रकों को मैंने खड़ा देखा था वो सब गायब थे। मैंने अपने माथे पर हाथ रखा। हे भगवान, क्या हो रहा है? मैं सड़क पर भागने लगा। कुछ दूरी पर एक पुलिस जीप दिखी। मैंने हाथ हिलाया। जीप रुकी और एक हवलदार उतरा। कहाँ भागे जा रहे हो? उसने पूछा। मैंने कहा, मेरा ट्रक चोरी हो गया है, समीर गायब है। वो हंसा। कौन समीर? मेरा खलासी, समीर पोरिया। हवलदार ने मेरी आंखों में देखते हुए कहा, भाई, ये नाम तो सुना है, पर वो तो मर चुका है। मैं ठिठक गया। क्या? वो बोला, 3 दिन पहले इसी रास्ते पर एक्सीडेंट हुआ था। ट्रक पलट गया था, ड्राइवर मर गया था और खलासी का शव नदी से मिला था। नाम था समीर पोरिया। मेरे होंठ कांपने लगे। न नहीं, वो कल रात मेरे साथ था। हवलदार ने मेरी ओर अजीब नजरों से देखा। तुम ठीक हो? मैं कुछ बोल ही नहीं पाया। उसने कहा, चलो, थाने चलो। मैं उसके साथ जीप में बैठ गया। रास्ते में हर मोड़ पर मुझे वही साइकिल वाला दिखता, कभी धुंध में, कभी शीशे में। थाने पहुंचकर हवलदार ने मुझसे कहा, अपनी गाड़ी का नंबर बताओ। मैंने बताया। वो रिकॉर्ड चेक करने गया और फिर वापस आया। चेहरा बदल गया था। सतीश वाघमारे, उसने कहा, तुम्हारा ट्रक तो नागपुर से बरामद हुआ है, खाली हालत में। ड्राइवर लापता है। मैंने कहा, मैं ही सतीश हूं। उसने सिर हिलाया। नहीं, ड्राइवर की लाश मिली थी। मुझे लगा कानों में किसी ने गोला दाग दिया हो। मैंने हवलदार का कॉलर पकड़ लिया। झूठ बोल रहे हो, मैं जिंदा हूं। वो बोला, अगर जिंदा हो तो अपने हाथ देखो। मैंने नीचे देखा। मेरे हाथों पर गीली मिट्टी और खून के निशान थे। मेरे कपड़े सूखे नहीं थे, बल्कि जैसे अभी अभी पानी से निकले हों। मुझे चक्कर आने लगे। दीवारें घूमने लगीं और तभी थाने के कोने से एक आवाज आई, भाई, चलो, देर हो रही है। मैंने देखा, समीर खड़ा था। वही भीगे कपड़े, वही चेहरा। मैंने कहा, समीर, तू? वो मुस्कुराया। चलो भाई, ट्रक तैयार है। मैंने पलटकर देखा। हवलदार गायब, थाना सूना, और बाहर सड़क पर मेरा ट्रक खड़ा था। इंजन अपने आप चल रहा था। समीर ट्रक की तरफ बढ़ गया। मैं हक्का बक्का उसके पीछे चला गया। जैसे ही मैंने ट्रक में पैर रखा, ठंडी हवा का झोंका आया। समीर स्टीयरिंग पर बैठा था। मैंने पूछा, हम कहाँ जा रहे हैं? उसने बिना देखे कहा, वहीं जहां सब खत्म हुआ था। मैंने कहा, कौन सी जगह? वो बोला, भंडारा घाटी, जहां हम मरे थे। समीर स्टीयरिंग पर बैठा था। उसके चेहरे पर न तो कोई भाव था, न कोई रंग, बस आंखों के नीचे अंधेरे घेरे और होठों पर हल्की मुस्कान। ट्रक अपने आप चल रहा था, जैसे किसी अनदेखी ताकत के इशारे पर। मैंने सीट के किनारे को कसकर पकड़ा। समीर, ये क्या हो रहा है? तू तो... वो बीच में ही बोला, मरा हुआ हूं। हाँ भाई, पर तू भी तो अब वहीं है। मेरी सांस अटक गई। मैंने अपने सीने पर हाथ रखा। धड़कन तो थी, लेकिन हल्की, जैसे किसी और शरीर में कैद हो। झूठ बोल रहा है तू, मैंने कहा। मैं तो अभी भी जिंदा हूं। समीर ने एक गहरी सांस ली और ट्रक का शीशा दिखाया। मैंने देखा, शीशे में सिर्फ वो दिख रहा था, मैं नहीं। मेरा गला सूख गया। मैंने शीशे को छुआ, लेकिन उंगलियां उसके आर पार चली गईं, जैसे धुंध में। ट्रक अब उस जगह पहुंच रहा था जहां हमने पहली बार वो टूटी साइकिल देखी थी। सड़क सुनसान थी। आसमान में बादल घिरे हुए थे। हल्की फुहार पड़ रही थी। समीर बोला, याद है भाई, तूने कहा था कि किसी को टक्कर नहीं लगी। मैंने कांपती आवाज में कहा, हां। वो बोला, गलत था तू। तूने उसी रात मुझे मारा था। मैं हक्का बक्का रह गया। क्या? वो बोला, ब्रेक तूने मारे, पर स्टीयरिंग मैंने पकड़ा था। ट्रक पलटा। तू और मैं दोनों मरे थे। बस फर्क इतना कि मैं मान गया, तू नहीं। मैंने सिर झटका। नहीं, मैंने तो ढाबे वाले से बात की थी, पुलिस से मिला था। वो धीरे से मुस्कुराया। वो सब तेरे मन के खेल थे। तेरा मन अभी मान नहीं पा रहा कि अब सब खत्म हो चुका है। ट्रक अचानक झटका खा गया। इंजन से अजीब आवाज आई। सामने वही साइकिल वाला खड़ा था। इस बार साफ दिख रहा था। चेहरा सफेद, आंखें गहरी और होंठों पर सूखी मिट्टी चिपकी हुई। उसने हाथ उठाया, जैसे रुकने का इशारा कर रहा हो। ट्रक अपने आप रुक गया। समीर ने कहा, चल भाई, उतर। मैंने सिर हिलाया। नहीं, नहीं जाऊंगा। वो बोला,
अब तेरे पास कोई और रास्ता नहीं है। मैं उतरा और साइकिल वाले के पास गया। वो कुछ नहीं बोला, बस साइकिल उठाई और मुझे देखने लगा। उसकी आंखों में अजीब शांति थी, जैसे वो मुझे पहचानता हो। अचानक हवा तेज चली और मैं अपने ही ट्रक के सामने गिर पड़ा। सड़क पर पुराने खून के निशान थे, मिट्टी में जले हुए टायरों के निशान। मैंने नीचे झुककर देखा और वहां मेरी खुद की लाश पड़ी थी। चेहरा मेरा ही था, कपड़े वहीं, वही घड़ी, वही रिस्टबैंड। मेरी आवाज गले में अटक गई। न नहीं, ये झूठ है, समीर ने पीछे से कहा। भाई, अब सच देख ले, तू अब ड्राइवर नहीं, बस एक छाया है जो अपने ट्रक से बंधी रह गई। मैं पीछे मुड़ा। ट्रक धीरे धीरे पीछे हट रहा था, जैसे कोई अदृश्य हाथ चला रहा हो। हेडलाइट्स टिमटिमा रही थीं और उसके बोनट पर खून के छींटे चमक रहे थे। समीर ने साइकिल वाले की ओर देखा और कहा, अब इसे भी अपने साथ ले चल। साइकिल वाला मुस्कुराया और उसकी परछाई लंबी होती गई, जब तक कि वो मेरे अंदर समा नहीं गई। मुझे लगा कोई मेरी आत्मा खींच रहा है। हर सांस भारी होती जा रही थी। आंखों के आगे धुंध छाने लगी। सड़क खाली थी, बस हवा चल रही थी और किसी के कदमों की आवाज आ रही थी। शायद मेरी, शायद किसी और की। सुबह जब लोग वहां से गुजरे तो उन्हें सड़क किनारे एक टूटी हुई साइकिल और एक जला हुआ ट्रक मिला। कोई नहीं जानता था कि वो ट्रक किसका था या उसमें कौन चला रहा था। लोग कहते हैं, जब महाराष्ट्र हाईवे पर धुंध छा जाती है तो सतीश वाघमारे का ट्रक अब भी चलता है और उसके पीछे किसी के नाम की आवाज गूंजती है, समीर। 3 दिन हो गए थे। मीनल खिड़की के पास बैठी थी, वही पुरानी खिड़की जिससे समीर हर सुबह निकलने से पहले उसे देखता था। बाहर हल्की बारिश हो रही थी। उसके हाथ में समीर की पुरानी तस्वीर थी। उसी में वो मुस्कुरा रहा था। पीछे ट्रक खड़ा था। हर कोई कह रहा था कि हादसा हो गया। लोगों ने कहा, ट्रक पलट गया, दोनों जल गए। पर किसी ने यह नहीं बताया कि सच्चाई क्या थी। मीनल को यकीन नहीं था। वो जानती थी, समीर बिना उसे देखे कहीं नहीं जाता। वो सोचती रही, क्या सच में वो चला गया या कुछ छिपाया जा रहा है। रात को उसे बार बार एक ही सपना आता। सड़क पर एक ट्रक खड़ा है, हेडलाइट्स बंद हैं और धुंध में कोई उसके नाम से पुकारता है, मीनल, मीनल। हर बार वो चौंक कर उठती, दिल जोर से धड़कता। वो कमरे की दीवार पर लगी समीर की तस्वीर से बात करती, अगर तू जिंदा है ना, तो एक बार आजा, बस एक बार। अगले दिन उसने तय किया, अब और इंतजार नहीं। वो खुद जाएगी महाराष्ट्र हाईवे पर, जहां हादसा हुआ था। सुबह की ट्रेन से वो निकली। साथ में बस एक बैग था, जिसमें समीर की तस्वीर, उसकी शर्ट और भगवान की मूर्ति रखी थी। शाम तक वो भंडारा घाटी पहुंची, वही जगह जहां हादसा हुआ था। सड़क सुनसान थी, चारों तरफ पेड़। वो धीरे धीरे आगे बढ़ी और दूर एक जले हुए ट्रक का ढांचा दिखा। वो पास गई। वही नंबर प्लेट थी, वही निशान। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वो घुटनों के बल बैठ गई। समीर। हवा चली और उसे लगा जैसे किसी ने उसके बालों को हल्के से छुआ हो। वो पीछे मुड़ी, कोई नहीं। अचानक ट्रक के शीशे में कुछ हिला। उसने ध्यान से देखा, किसी की परछाई थी। धीरे धीरे वो साफ होती गई। वो समीर था। मीनल कांप गई। समीर, तू? पर समीर कुछ नहीं बोला, बस उसकी ओर देखता रहा। वो आगे बढ़ी, शीशे को छूने लगी और तभी शीशे में दूसरी परछाई दिखी, सतीश की। दोनों उसके पीछे खड़े थे, पर जब उसने पलटकर देखा, कुछ नहीं था। हवा में फिर वही गूंज उठी, भाई चलो। ट्रक का हॉर्न अपने आप बजा। मीनल डरकर पीछे हटी। उसके कानों में आवाज आई, हम अधूरे हैं मीनल, सच्चाई कोई नहीं जानता। वो रो पड़ी, क्या सच्चाई? पर जवाब नहीं मिला। अचानक ट्रक के दरवाजे अपने आप खुले। अंदर सीट पर कुछ लिखा था, तेरा समीर अब भी इंतजार में है। मीनल ने कांपते हुए दरवाजा बंद किया और भागती हुई नीचे आ गई। रात हो चुकी थी, सड़क खाली थी। वो सड़क किनारे खड़ी होकर रोती रही, कहां हो तुम? तभी पीछे से हेडलाइट की रोशनी पड़ी। एक दूसरा ट्रक वहां से गुजर रहा था। ड्राइवर ने ट्रक रोका और खिड़की से झांका। बहन जी, इतनी रात को यहां अकेली? मीनल ने रोते हुए कहा, मेरा पति यहां मरा था। ड्राइवर बोला, अरे बहन जी, ये रास्ता अच्छा नहीं,
लोग कहते हैं रात में एक ट्रक खुद ब खुद चलता है। मीनल ने आंसू पोंछे। हाँ, मैं उसी की तलाश में हूं। ड्राइवर डर गया। क्या पागलपन है ये? वो ट्रक अपशगुनी है। पर मीनल नहीं मानी। वो बोली, अगर उस ट्रक में मेरे समीर की रूह है तो मैं उसे अकेला नहीं छोड़ सकती। उसने भगवान की मूर्ति उठाई और सड़क के बीच जाकर बैठ गई। बारिश तेज होने लगी। आसमान गरज रहा था और तभी दूर से हेडलाइट्स की दो हल्की किरणें दिखीं। वो हिलती हुई उसकी ओर आ रही थीं। वही आवाज, वही इंजन की घरघराहट, वही पुराना हॉर्न। मीनल खड़ी हो गई। आंसू, बारिश और डर सब एक साथ मिल गए थे। ट्रक उसकी ओर बढ़ता जा रहा था। जैसे जैसे वो पास आया, उसके भीतर से समीर की आवाज गूंजी, मीनल, अब तो आजा। ट्रक उसके सामने आकर रुक गया। दरवाजा अपने आप खुला। अंदर धुंध और नीली रोशनी। मीनल एक कदम आगे बढ़ी। समीर, अंदर से आवाज आई, बस एक कदम और। उसने पैर रखा और ट्रक की हेडलाइट्स बुझ गईं। कुछ पल बाद सड़क पर सिर्फ बारिश की बूंदें थीं और खाली ट्रक खड़ा था। किसी ने नहीं देखा कि मीनल कहां गई। बस अगले दिन लोगों ने सुना कि उसी जगह एक और परछाई दिखने लगी है। अब उस ट्रक में 3 साएं हैं, सतीश, समीर और मीनल। मैंने ट्रक को बंद करके सड़क के किनारे रोक दिया था। बाहर रात का सन्नाटा पसरा था। बस झींगुरों की आवाजें और कभी कभार किसी दूर जाती गाड़ी का हॉर्न सुनाई देता था। हवा में ठंडक बढ़ने लगी थी और मेरी आंखों में नींद उतरती जा रही थी। समीर बगल में ऊँघ रहा था। उसका सिर खिड़की से टकराकर बार बार झटका खा रहा था। अबे समीर, सो जा पीछे, मैंने कहा। तेरी शादी को ज्यादा दिन नहीं हुए। मीनल तेरी याद में रो रही होगी। वो मुस्कुराया, आंखें मिचमिचाते हुए बोला, भाई, ट्रक में भी तो घर का हिस्सा होता है ना। मीनल बोले थी, तू जहां जाएगा मैं दुआ करूंगी तेरे साथ रहूं। उसकी बात सुनकर दिल थोड़ा भारी हो गया। मुझे अपने घर की याद आ गई। मेरी बीवी सविता और दोनों बच्चे, रवि और राधा। इस बार तो मैं महीने भर से घर नहीं गया था। छोटे छोटे वीडियो कॉल पर बच्चों की मुस्कान ही देख पाता था, लेकिन सविता की आंखों में थकान दिखती थी। मैंने कहा, समीर, कभी ये काम छोड़ दे। तेरी बीवी नई है, तुझे चाहिए कि उसके साथ रहे। वो बोला, भाई, छोड़ दूं तो घर कैसे चलेगा? गांव में खेती बंजर हो चुकी है। अब बस यही ट्रक है जो पेट भर रहा है। मैंने चुपचाप सिर हिलाया। ये वही सच था जो हर ड्राइवर जानता है। सड़क हमारी रोजी भी है और हमारी सजा भी। करीब आधी रात को अचानक दूर से कुछ टिमटिमाती लाइटें दिखीं। मैंने सोचा कोई दूसरा ट्रक होगा, पर जैसे जैसे वो पास आया, लाइटें अजीब लगने लगीं। वो ट्रक नहीं था, बस 2 पीली झिलमिल करती रोशनी, जैसे किसी के हाथ में लालटेन हो। समीर ने पूछा, भाई, ये क्या है? मैंने जवाब नहीं दिया, बस सामने देखता रहा। लाइटें पास आकर एकदम गायब हो गईं। हमने उतरकर टॉर्च जलाई, पर सड़क खाली थी। कोई नहीं, चारों ओर सन्नाटा। हवा भी थम गई थी। चल चल, मैंने कहा, रात बहुत हो गई है। हमने ट्रक फिर स्टार्ट किया और धीरे धीरे चल पड़े। पर थोड़ी दूर जाकर मैंने गौर किया, डीजल गेज झपक रहा था। अरे ये क्या? मैंने ब्रेक लगाया। टंकी पूरी भरी थी नासिक से निकलते वक्त, फिर भी सूनी दिखा रही थी। समीर बोला, भाई, कहीं सेंसर खराब तो नहीं? मैंने कहा, हो सकता है। हम दोनों नीचे उतरे। टॉर्च की रोशनी में देखा, टंकी का ढक्कन खुला हुआ था और चारों ओर जमीन पर हल्की हल्की गंध थी, डीजल की। किसी ने चोरी की है, मैंने दांत भींचते हुए कहा। समीर डर गया। कब की होगी? मैं बोला, जब हम रुके थे, शायद उसी वक्त। मेरा गुस्सा और डर दोनों बढ़ गए। रात के सन्नाटे में चोरी, और वो भी सुनसान हाईवे पर। मैंने ट्रक का बोनट बंद किया, पर तभी पीछे से किसी के चलने की आवाज आई। कौन है? मैंने टॉर्च घुमाई। कुछ नहीं, बस हवा में किसी की परछाई सी हिली और फिर गायब। हमने जल्दी जल्दी दरवाजे बंद किए और ट्रक स्टार्ट किया। समीर की आवाज कांप रही थी, भाई, लगता है यहां कुछ ठीक नहीं है। मैंने कहा, डर मत, ये सड़कें हमें रोज परखती हैं। ट्रक आगे बढ़ा, लेकिन मेरे दिल की धड़कनें कुछ तेज थीं। मुझे लग रहा था कोई हमारे पीछे पीछे चल रहा है। पीछे देखने पर सड़क खाली दिखती,
लेकिन शीशे में कभी कभी किसी की झलक पड़ती, जैसे कोई साया हमारे पीछे दौड़ रहा हो। करीब 1 घंटे बाद जब हम एक छोटे ढाबे के पास रुके तो ट्रक के नीचे से अजीब सी आवाज आने लगी। ठक ठक ठक। समीर उतर गया देखने। कुछ देर बाद चिल्लाया, भाई, नीचे कोई पड़ा है। मैं नीचे झुका। सचमुच कोई आदमी ट्रक के पीछे की तरफ पड़ा था। उसका चेहरा मिट्टी और तेल से सना था और उसके कपड़े जैसे फटे हुए थे। वो बेहोश लग रहा था। समीर ने कहा, भाई, ये वही होगा जिसने डीजल चुराया। मैंने पानी डाला उसके चेहरे पर। वो थोड़ा सा हिला। होंठों से बस इतना निकला, ट्रक, मत रोकना, वो पीछे है। और फिर बेहोश। हम दोनों सन्न रह गए। वो पीछे है मतलब कौन? मैंने इधर उधर देखा। हाईवे सुनसान, लेकिन तभी ट्रक के पीछे टेल लाइट खुद ब खुद जल उठी। इंजन बंद था, फिर भी लाइटें झपक रही थीं। समीर कांप गया। भाई, ये ट्रक में कुछ गड़बड़ है। मैंने कहा, बैठो अंदर, सुबह होते ही पुलिस को बताते हैं। हम दोनों के चेहरे पर डर साफ था। अंदर बैठते ही मैंने ट्रक लॉक कर दिया। लेकिन वो रात खत्म नहीं हुई थी। अगले कुछ घंटे हमारी जिंदगी बदल देने वाले थे, क्योंकि जैसे ही मैंने नींद की झपकी ली, मुझे लगा कोई ट्रक के गियर पर हाथ रख रहा है। कौन है? मैं चिल्लाया। आंखें खोलीं। समीर अपनी सीट पर सो रहा था और दरवाजा अंदर से बंद था। लेकिन गियर लीवर पर किसी के उंगलियों के निशान थे, चिकने, तेल जैसे और बिल्कुल ताजा। मेरा गला सूख गया। मैंने शीशे में देखा। पीछे धुंध में वही पीली 2 लाइटें फिर झिलमिला रही थीं। मैंने उन 2 पीली लाइटों को देखकर जैसे खुद को जड़ पाया। दिल की धड़कन इतनी तेज थी कि ऐसा लगा सीने से बाहर निकल जाएगी। समीर अब भी सो रहा था। उसके होठों से हल्की खर्राटे की आवाज आ रही थी। मैंने धीरे से शीशे के बाहर देखा। वो लाइटें अब और पास आ रही थीं, लेकिन सड़क पर कोई गाड़ी नहीं थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो हवा में तैर रही हों। मैंने दरवाजा थोड़ा सा खोला, टॉर्च निकाली और बाहर झांका। ठंडी हवा के साथ एक अजीब सी बदबू आई, डीजल और जले हुए रबर की मिलीजुली गंध। अचानक ट्रक के पिछले हिस्से से कुछ खड़कने की आवाज आई। मैं पलटकर देखने ही वाला था कि तभी समीर जाग गया। भाई, क्या हुआ? उसने नींद भरी आंखों से पूछा। कुछ नहीं, कुछ आवाज आई थी, मैंने कहा और दरवाजा धीरे से बंद कर लिया। वो बोला, भाई, ये सड़क पर कुछ ठीक नहीं है। उस बेहोश आदमी ने जो कहा था ना, शायद सच था। मैंने कहा, समीर, डरने का वक्त नहीं है। हमें सुबह तक पहुंचना है नागपुर। बस इंजन चालू रख। वो मान गया, लेकिन उसकी आंखों में डर था। हमने ट्रक स्टार्ट किया और धीरे धीरे सड़क पर चल पड़े। रात और गहरी हो चुकी थी। आसमान में बादल छाए थे, चांद का नामो निशान नहीं। सड़क पर बस हमारे ट्रक की हेडलाइटें थीं, जो सामने का रास्ता काट रही थीं। कुछ किलोमीटर बाद एक मोड़ आया और उसी मोड़ पर मुझे लगा कोई आदमी सड़क किनारे खड़ा है। मैंने ब्रेक मारा। समीर बोला, कौन है भाई? हमने टॉर्च जलाई। वो वही आदमी था जो थोड़ी देर पहले ट्रक के नीचे बेहोश मिला था। ये कैसे हो सकता है? समीर चिल्लाया। हमने तो उसे ढाबे के पास छोड़ा था। मैं नीचे उतरा, मगर जैसे ही उसके पास पहुंचा, वो आदमी धीरे धीरे मुस्कुराने लगा। उसके दांत काले थे, आंखें पूरी लाल, और उसके होंठों से बस एक ही शब्द निकला, ट्रक। मैंने घबराकर पीछे कदम लिया। तभी वो अचानक गायब हो गया। हवा का एक झोंका आया और सड़क पर सिर्फ धूल उड़ती रह गई। समीर नीचे नहीं उतरा। वो डर के मारे सीट से चिपक गया था। भाई, चलो यहां से, चलो। मैं वापस आया, ट्रक स्टार्ट किया और बिना पीछे देखे आगे बढ़ गया। कुछ देर बाद सड़क सीधी होती गई। हम एक लंबे पुल पर पहुंचे, जो नीचे एक सूखी नदी पर बना था। लेकिन जैसे ही ट्रक पुल के बीच पहुंचा, इंजन ने झटका खाया और बंद हो गया। मैंने दोबारा स्टार्ट करने की कोशिश की। कुछ नहीं। समीर बोला, भाई, ये ट्रक अब तो जवाब दे गया। मैंने कहा, नहीं, ये ट्रक नहीं, कुछ और है जो इसे रोक रहा है। हम दोनों उतरकर नीचे देखने लगे। इंजन में सब सही लग रहा था। फिर अचानक ट्रक के पीछे से किसी और इंजन की आवाज आई। मैं पलटा। एक पुराना नीला ट्रक पीछे खड़ा था। उसके हेडलाइट्स बंद थे, लेकिन केबिन के अंदर हल्की नीली रोशनी जल रही थी। समीर बोला, भाई,
शायद मदद करने आया है। मैंने हाथ उठाकर इशारा किया, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। फिर धीरे धीरे उस ट्रक के दरवाजे खुले और एक आदमी बाहर निकला, वही जो बार बार दिख रहा था। वो हमारे ट्रक की तरफ आया और बोला, तुम लोग इस ट्रक को छोड़ दो, ये अब तुम्हारा नहीं। मैंने चिल्लाकर कहा, कौन है तू और मेरा ट्रक मैं क्यों छोड़ दूं? वो बस मुस्कुराया, फिर धीरे धीरे पीछे हट गया और अपने ट्रक में बैठ गया। उसका इंजन स्टार्ट हुआ, लेकिन कोई आवाज नहीं निकली, बस हवा में गूंजती ठंडी सरसराहट। नीला ट्रक धीरे धीरे हमारे ट्रक के आर पार होकर निकल गया, जैसे धुंध में गायब हो गया हो। समीर ने कांपती आवाज में कहा, भाई, क्या क्या ट्रक हवा में चला गया? मैंने कुछ नहीं कहा, मैं बस वहीं खड़ा रह गया, ठंडी हवा में जमकर। फिर अचानक हमारा ट्रक खुद ब खुद स्टार्ट हो गया, बिना चाबी के। गियर अपने आप चलने लगा और ट्रक धीरे धीरे पीछे की तरफ बढ़ने लगा। भाई, ब्रेक! समीर चिल्लाया। मैंने हैंड ब्रेक खींचा, पर ट्रक रुक ही नहीं रहा था। हम दोनों ने पूरी ताकत लगाई, लेकिन गाड़ी जैसे किसी और के काबू में थी। ट्रक पीछे की तरफ चलता गया और ठीक उसी जगह जा रुका जहां वो नीला ट्रक आखिरी बार दिखा था। ट्रक रुकने के बाद चारों तरफ सन्नाटा फैल गया। इंजन फिर बंद हो गया, लेकिन इस बार कुछ और भी गया, हमारा हौसला। समीर धीरे से बोला, भाई, ये ट्रक अब ठीक नहीं है, कुछ है इसमें। मैंने गहरी सांस ली और कहा, हां समीर, लगता है अब ये सड़क हमें छोड़ने नहीं देगी। ट्रक उस जगह पर खुद ब खुद रुक गया था, जैसे किसी ने उसे अदृश्य हाथों से खींच लिया हो। इंजन बंद था, लेकिन रेड लाइट धीमे धीमे टिमटिमा रही थी। मैं कुछ सेकंड तक बस वहीं बैठा रहा, सांसें रुक सी गईं। समीर मेरे बगल में बिल्कुल सफेद पड़ गया था, उसके होंठ सूख चुके थे। भाई, उसने बहुत धीरे से कहा, ये ये ट्रक अब हमारा नहीं रहा। मैंने गुस्से और डर के बीच कुछ सोचकर कहा, नहीं समीर, जो हमारा है उसे हम ऐसे छोड़ नहीं सकते, समझा? ये ट्रक मेरी जान है। मैंने दरवाजा खोला और नीचे उतरा। हवा ठंडी थी, लेकिन उसमें अब एक अलग सी गंध थी, जले हुए तेल और खून की मिलीजुली। मैंने ट्रक के पीछे जाकर देखा, वहीं पुराना निशान फिर से दिखा, किसी हाथ की छाप जो ताजा तेल में डूबी हुई थी। लेकिन इस बार वो निशान थोड़ा हिल रहा था, जैसे जिंदा हो। समीर ऊपर से बोला, भाई, मत जा, कुछ ठीक नहीं लग रहा। मैंने कहा, बस देख लूं क्या दिक्कत है। मैं नीचे झुका ही था कि ट्रक के नीचे से किसी के रेंगने की आवाज आई। मैंने टॉर्च नीचे की तरफ घुमाई, कुछ नहीं दिखा, पर आवाज बढ़ती जा रही थी। अचानक मेरे पैरों को किसी ने पकड़ लिया। मैं घबरा गया, जोर से झटका मारा और पीछे गिर पड़ा। समीर चिल्लाया, भाई! टॉर्च जमीन पर गिरी और उसी की रोशनी में मैंने देखा, कोई परछाई, काली और धुंधली, मेरे पैरों के पास से निकलकर ट्रक के नीचे घुस गई। मैं भागा, वापस सीट पर चढ़ा और दरवाजा बंद कर दिया। समीर कांप रहा था। वो वो क्या था भाई? मैंने खुद को संभालते हुए कहा, नहीं पता, लेकिन अब एक पल भी यहां नहीं रुकेंगे। मैंने चाबी घुमाई, इंजन ने जोर की आवाज की और स्टार्ट हो गया। हमने ट्रक को फुल स्पीड में मोड़ दिया। सड़क सुनसान थी, चारों तरफ बस धुंध। हेडलाइट्स मुश्किल से 10 मीटर तक ही रोशनी पहुंचा रही थीं। समीर ने धीरे से कहा, भाई, लगता है कोई हमारे साथ ही है। मैंने शीशे में देखा। ट्रक के पीछे धुंध में कोई आकृति चल रही थी, कभी नजदीक आती, कभी दूर जाती। मैंने हॉर्न बजाया, पर वो रुकती नहीं थी। फिर अचानक हमारी हेडलाइट्स कुछ सेकंड के लिए बंद हो गईं, और जब फिर जलीं, तो सड़क के बीचों बीच वही नीला ट्रक खड़ा था। मैंने जोर से ब्रेक मारा। टायरों से धुआं उठ गया, लेकिन गाड़ी मुश्किल से रुक पाई। समीर बोला, भाई, ये फिर से वही ट्रक है। मैं नीचे उतरने ही वाला था कि नीले ट्रक का दरवाजा धीरे धीरे खुला। अंदर से कोई आदमी नहीं, बल्कि वही साया उतरा, वही जो हमने पहले देखा था। वो सीधे हमारी तरफ आया। उसकी चाल बहुत धीमी, पर आंखें बिल्कुल जलती हुईं। वो बोला नहीं, बस हाथ उठाया और हमारे ट्रक के बोनट को छू दिया। तुरंत हमारे इंजन की आवाज बदल गई। आरपीएम अपने आप बढ़ने लगा, जैसे किसी ने एक्सीलरेटर दबा रखा हो। मैंने कहा, समीर, उतर, अभी। हम दोनों भागकर नीचे कूदे। कुछ सेकंड बाद ट्रक अपने आप आगे बढ़ गया, बिना किसी ड्राइवर के।
वो नीले ट्रक के साथ धुंध में गायब हो गया। हम सड़क के किनारे खड़े बस देखते रह गए। हवा में सिर्फ वो जली हुई डीजल की गंध थी और दूर से ट्रक के हॉर्न की आवाज जो धीरे धीरे खामोशी में बदल गई। समीर रोने लगा। भाई, अब क्या करेंगे? ट्रक चला गया। मैंने सिर झुका लिया। वो ट्रक मेरा सब कुछ था, मेरी रोजी, मेरा घर, मेरी इज्जत। लेकिन उस पल मुझे एहसास हुआ कि अब कहानी सिर्फ ट्रक की नहीं रही। ये कुछ और बड़ा था, कुछ जो इस सड़क से जुड़ा हुआ था। मैंने कहा, समीर, ये जो रास्ता है ना, इसमें कुछ छिपा है, कुछ जो ट्रक वालों को नहीं छोड़ता। हमें समझना होगा कि ये ट्रक कहाँ गया। समीर ने पूछा, लेकिन भाई, कैसे? मैंने कहा, कल सुबह सूरज निकलते ही हम लौटेंगे उसी जगह जहां वो नीला ट्रक पहली बार दिखा था। वहां कुछ न कुछ जरूर मिलेगा। हम पास के एक पुराने मंदिर के बरामदे में रात गुजारने लगे, पर नींद हमसे कोसों दूर थी। करीब 3 बजे समीर झपकी ले रहा था। तभी मैंने फिर वही हॉर्न सुना, पौ पौ, वही हमारे ट्रक का। मैं बाहर भागा, सड़क के उस पार देखा। हमारा ट्रक धीरे धीरे मंदिर की दीवार के पास खड़ा था और उसके बोनट पर वही नीली रोशनी झिलमिला रही थी। ट्रक के दरवाजे खुद ब खुद खुले। सतीश, किसी ने मेरा नाम पुकारा। आवाज ट्रक के अंदर से आ रही थी और वो आवाज मेरी अपनी थी। वो आवाज जब आई, सतीश, तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैं कुछ पल के लिए समझ ही नहीं पाया कि यह सपना है या हकीकत। समीर गहरी नींद में था, लेकिन मैंने उसे झकझोरा। उठ समीर, उठ! वो हड़बड़ाकर बोला, क्या हुआ भाई? मैंने कांपती उंगली से सामने की ओर इशारा किया। देख, सड़क के उस पार हमारा ट्रक खड़ा था, इंजन बंद लेकिन हेडलाइट्स चालू, और दरवाजे अपने आप हिल रहे थे, जैसे किसी ने अभी अभी अंदर से खोले हों। समीर की सांसें तेज हो गईं। भाई, ये कैसे? हमने तो ट्रक वहीं छोड़ा था, कई किलोमीटर पीछे। मैंने धीरे धीरे आगे कदम बढ़ाया। हर कदम पर सड़क की धूल हवा में उड़ती थी और मंदिर के घंटों की धीमी आवाज दूर से आ रही थी, जैसे कोई अदृश्य ताकत हमें रोकना चाहती हो। ट्रक के पास पहुंचा तो दरवाजा आधा खुला था। केबिन के अंदर धुंध भरी हुई थी और स्टीयरिंग पर किसी ने अपने हाथ रखे हुए थे, लेकिन वो हाथ पारदर्शी थे। मैंने डरते हुए पुकारा, कौन है? धीरे से सिर उठा और वो चेहरा बिल्कुल मेरा ही था। वही आंखें, वही दाढ़ी, वही कपड़े, बस चेहरा थोड़ा जला हुआ लग रहा था। वो मुस्कुराया और बोला, तू सतीश है तो मैं कौन हूं? मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। ये क्या बकवास है? मैंने कहा। वो बोला, इस सड़क पर हर ट्रक ड्राइवर अपनी एक परछाई छोड़ जाता है और वो परछाई तब तक भटकती है जब तक उसका सफर अधूरा रहता है। मैंने कांपते हुए पूछा, मेरा अधूरा सफर कौन सा है? वो बोला, तेरा ट्रक अब तेरे काबू में नहीं, वो अब इस सड़क का हिस्सा बन चुका है। और तू, उसने मेरे कंधे पर हाथ रखा, तू भी जल्द ही। मैंने झटके से पीछे हटकर दरवाजा बंद किया। नहीं, ये सब झूठ है। उसके होंठों पर हल्की मुस्कान रही, फिर वो धीरे धीरे धुंध में गायब हो गया। अचानक इंजन अपने आप स्टार्ट हो गया। समीर भागता हुआ आया। भाई, चल, ये ट्रक अब भी जिंदा है। मैंने कहा, नहीं समीर, ये ट्रक अब हमारी नहीं सुनता। लेकिन समीर ने दरवाजा खोला और अंदर बैठ गया। देखते हैं कौन रोकता है इसे। उसने एक्सीलरेटर दबाया। ट्रक ने जोर की गूंज के साथ सड़क पकड़ ली। मैंने डरते हुए चढ़ने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही पैर रखा, ट्रक अपने आप चल पड़ा। भाई! समीर की चीख गूंजी, ये खुद चल रहा है। मैं ट्रक के पीछे दौड़ा, लेकिन वो बहुत तेज हो गया। सड़क के मोड़ पर उसने एक पल के लिए रुककर हेडलाइट्स झिलमिलाईं, जैसे मुझे देख रहा हो, और फिर पूरी स्पीड में आगे निकल गया। मैं हांफता हुआ सड़क पर गिर पड़ा। सुबह का उजाला धीरे धीरे फैलने लगा था, लेकिन मेरे अंदर बस अंधेरा था। कुछ देर बाद एक पुलिस जीप आई। उन्होंने पूछा, तुम यहां क्या कर रहे हो? मैंने कहा, मेरा ट्रक चोरी हो गया। उन्होंने आपस में देखा। एक कांस्टेबल बोला, कौन सा ट्रक? MH 14G8821। मैंने कहा। वो सर हिलाने लगा। उस नंबर का ट्रक तो 10 साल पहले इसी सड़क पर हादसे में जल गया था। ड्राइवर और खलासी दोनों मारे गए थे।
मेरी सांस रुक गई। क्या? वो बोला। हाँ, सतीश वाघमारे और समीर पोरिया नाम था उनका। मेरे कानों में बस वही नाम गूंजने लगा। सतीश वाघमारे, समीर पोरिया। मैंने अपने हाथ देखे, तेल और राख में सने हुए थे। सड़क की धूल में मेरा चेहरा टेढ़ा मेढ़ा दिख रहा था, जैसे किसी और का। और तभी मुझे फिर वही आवाज सुनाई दी, चल सतीश, रास्ता अधूरा नहीं छोड़ना। मैं पलटा। मेरा ट्रक फिर वहीं खड़ा था, इंजन चालू, हेडलाइट्स टिमटिमाती हुई। समीर सीट पर बैठा था, मुस्कुराता हुआ, लेकिन उसकी आंखों में अब सिर्फ खालीपन था। मैं धीरे धीरे आगे बढ़ा, दरवाजा खोला और अंदर बैठ गया। ट्रक ने खुद गियर लगाया और सड़क पर दौड़ पड़ा। पीछे मंदिर की घंटियां बजती रहीं और मैं बस देखता रहा कैसे धुंध में मेरी परछाई मुझसे आगे निकल गई। उसके बाद किसी ने मुझे या समीर को कभी नहीं देखा, लेकिन लोग आज भी कहते हैं रात के 3 बजे महाराष्ट्र हाईवे पर एक पुराना ट्रक दिखता है, जिसकी हेडलाइट्स पीली हैं और स्टीयरिंग पर 2 परछाइयां बैठी होती हैं, एक सतीश और एक समीर। मैं, अर्जुन, महाराष्ट्र हाईवे पर अपनी पहली लंबी डिलीवरी पर था। मेरी बीवी और बच्चे मुझे वीडियो कॉल पर देख रहे थे, लेकिन मेरा मन कहीं और अटका हुआ था। ये पहली लंबी डिलीवरी थी और मैं जानता था कि सड़क पर रातें अकेली और खतरनाक होती हैं। ट्रक नया था, इंजन बिल्कुल सही और जीपीएस के हिसाब से रास्ता सीधा। लेकिन जैसे ही मैं नासिक से नागपुर की ओर बढ़ा, मुझे कुछ अजीब लगने लगा। हवा में ठंडक थी, पर आसमान साफ था, चांद भी दिख रहा था। फिर भी सड़क पर कुछ कुछ अनजाना था। करीब आधी रात को जब मैं एक सुनसान मोड़ पर पहुंचा, तो दूर से 2 पीली झिलमिलाती लाइटें दिखाई दीं। मैं समझा कोई ट्रक सामने से आ रहा है, लेकिन जैसे ही वो पास आया, मैं चौंक गया। वहां कोई गाड़ी नहीं थी, सिर्फ हवा में तैरती हुई लाइटें। मेरी सांसें रुक सी गईं। मैंने हॉर्न बजाया, पर कोई जवाब नहीं आया। लाइटें धीरे धीरे मेरे ट्रक की तरफ बढ़ने लगीं। अरे, ये क्या है? मैंने खुद से कहा। तभी मेरे पीछे इंजन की हल्की घरघराहट आई। मैंने पीछे देखा। सड़क पर एक नीला पुराना ट्रक खड़ा था। हेडलाइट्स बंद, पर केबिन से नीली हल्की रोशनी आ रही थी। मेरे शरीर में ठंडक दौड़ गई। मुझे याद आया मेरे दोस्त ने बताया था कि महाराष्ट्र हाईवे पर रात को कई ड्राइवर अचानक गायब हो जाते हैं। मैंने धीरे धीरे ट्रक रोक दिया। जैसे ही मैं उतरकर पास गया, नीले ट्रक के दरवाजे अपने आप खुले। अंदर से कोई नहीं, बस धुंध भरी हुई थी। मैंने आवाज दी, हेलो, कौन है? वो हवा में गूंजी। अर्जुन, अब तुम भी हमारी कहानी में शामिल हो। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई, मेरी सांसें अटक गईं। तभी पीछे से 2 परछाइयां मेरे ट्रक की तरफ बढ़ रही थीं, एक मेरे बगल की सीट पर, दूसरी स्टीयरिंग के पास। मैं चौंक गया। वो सतीश और समीर थे। मैं भागने की कोशिश की, लेकिन ट्रक अपने आप गियर में चला गया। ब्रेक दबाया, पर ट्रक रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। नहीं, ये संभव नहीं, मैंने चिल्लाया। ट्रक धीरे धीरे सड़क पर दौड़ पड़ा। हॉर्न बजा, इंजन गरजा और धुंध ने मुझे पूरी तरह घेर लिया। मैंने देखा, सड़क के मोड़ पर वही पुराना मंदिर था, वहीं घंटियां बज रही थीं और ट्रक का स्टीयरिंग मेरे हाथ में खुद ब खुद घूम रहा था। अब तुम्हारा सफर शुरू होता है, अर्जुन। वही आवाज फिर गूंजी। मैं जानता था, अब मैं भी उसी हाईवे पर सतीश और समीर की तरह फंस गया हूं। ट्रक अपने आप सड़क पर दौड़ रहा था। मैं सीट पर झूल रहा था, गियर अपने आप बदल रहा था। समीर और सतीश की परछाइयां अभी भी स्टीयरिंग और बगल की सीट पर थीं। मैं हड़बड़ा कर देखा। उनका चेहरा अब साफ दिखाई देने लगा था, लेकिन आंखें बिल्कुल काली, जलती हुई और अधूरी मुस्कान लिए। भाई, ये क्या है? मैंने खुद से कहा। स्टीयरिंग अपने आप घूम रहा था। ट्रक सीधे हाईवे के उस मोड़ की ओर बढ़ा, जहां नीला ट्रक पहले देखा गया था। धुंध इतनी घनी थी कि कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। मैंने जोर से हॉर्न बजाया, पर आवाज गूंजने के बजाय हवा में खो गई। तभी पीछे से एक धीमी, भरी हुई आवाज आई, अर्जुन, ये रास्ता अब तुम्हारा है। मैंने घबराकर पीछे देखा। सड़क पर कोई नहीं, लेकिन नीला ट्रक मेरे पीछे दिखाई दिया। हेडलाइट्स बंद,
पर उसके बोनट पर हल्की नीली रोशनी झिलमिला रही थी। नहीं, नहीं, मैं चिल्लाया। मैंने सीट बेल्ट खींची, लेकिन ट्रक तेजी से आगे बढ़ता गया। हवा के झोंके में मुझे समीर की आवाज सुनाई दी। डर मत भाई, बस रास्ता पूरा करना है। मैंने कहा, मैं तैयार नहीं हूं, ये ट्रक मेरा नहीं। पर स्टीयरिंग पर बैठे सतीश की परछाई मुस्कुराई और कहा, अब तुम्हारा सफर अधूरा है। हाईवे कभी किसी को छोड़ता नहीं। जैसे ही ये शब्द सुने, ट्रक का इंजन अचानक जोर से गरजा और मैंने महसूस किया कि ट्रक अब सिर्फ सड़क पर नहीं, बल्कि हवा में तैरता हुआ आगे बढ़ रहा है। नीला ट्रक हमारे बगल में घूमता हुआ सामने आ गया। मुझे लगा जैसे दोनों ट्रक हमारी आत्माओं को परख रहे हों। धुंध के बीच मंदिर की घंटियां बज रही थीं। हवा में जले हुए तेल और रबर की गंध थी। ट्रक अचानक धीमा हुआ। मेरी आंखों के सामने नीला ट्रक रुक गया और उसके दरवाजे अपने आप खुले। अर्जुन ने कदम पीछे खींचे। उसके कानों में आवाज गूंजी, सही रास्ता चुनो, वरना हाईवे की रातें तुम्हें कभी छोड़ेंगी नहीं। मैंने देखा, सड़क के 3 रास्ते सामने थे। एक सीधे मंदिर की ओर जा रहा था, दूसरा घुमावदार और धुंध में खो जाने वाला, और तीसरा खाली, सुनसान, जहां अंधेरा जैसे जीवन चुरा रहा हो। समीर और सतीश की परछाइयां धीरे धीरे मेरी तरफ झुक रही थीं, जैसे मुझे इशारा कर रही हों। मैंने खुद से कहा, अब फैसला मेरी जिंदगी का है, या नहीं, बल्कि मेरी आत्मा का। ट्रक आगे बढ़ा। धुंध गहरी होती गई। मंदिर की घंटियां लगातार बज रही थीं। नीला ट्रक मेरे साथ था, और तभी मेरे अंदर एक आवाज गूंजी, अर्जुन, अब हाईवे तुम्हारा इंतजार कर रही है। मेरी सांसें तेज हो गईं। मेरी आंखें खुली थीं, लेकिन डर की वजह से मैं कुछ नहीं देख पा रहा था। ट्रक ने मोड़ लिया, और मैं अचानक महसूस किया, यह हाईवे सिर्फ सड़क नहीं थी। यह एक जगह थी जहां जीवन और मृत्यु, सच और परछाई हमेशा एक दूसरे से टकराते रहते थे। मैं जानता था, अब मैं भी सतीश और समीर की तरह इस सड़क का हिस्सा बन चुका हूं। ट्रक ने मोड़ लिया, और मैं महसूस कर रहा था कि यह सड़क अब सिर्फ हाईवे नहीं रही, बल्कि एक जीवित जगह बन गई है। हर हल्की धड़कन के साथ नीली रोशनी और धुंध मेरी आत्मा को हिला रही थी। समीर और सतीश की परछाइयां अब मेरे बगल में इतनी स्पष्ट दिखाई दे रही थीं कि मैं उनका चेहरा, उनका डर, हर झलक महसूस कर रहा था। अर्जुन, आगे बढ़ो। समीर की आवाज मेरे कानों में गूंजी, पर उसके शब्द डर के बजाय जैसे चुनौती दे रहे थे। मैंने हाथ कांपते हुए स्टीयरिंग पकड़ा। ट्रक अपने आप गियर बदल रहा था, और इंजन की आवाज तेज हो गई थी। हर मोड़ पर धुंध और घना होता जा रहा था। अचानक सामने सड़क पर एक महिला दिखाई दी। सफेद साड़ी में, आंखें बिल्कुल काली और चेहरे पर हल्की मुस्कान। कौन कौन है आप? मैंने घबरा कर पूछा। महिला ने धीरे धीरे हाथ उठाया और कहा, जो हाईवे पर आता है, उसका सफर अधूरा छोड़ना हमारी जिम्मेदारी है। मैंने ब्रेक लगाया, लेकिन ट्रक रुक नहीं रहा था। गियर अपने आप ऊपर चला गया। महिला अचानक गायब हो गई, और उसके जगह पर सड़क पर जले हुए निशान दिखाई दिए। भाई, ये क्या हो रहा है? समीर चिल्लाया। मैंने कहा, समीर, अब समझ ले, ये सड़क हमारी आत्मा को परख रही है। ट्रक ने फिर तेजी से मोड़ लिया। सामने नीला ट्रक दिखाई दिया। उसके बोनट पर हल्की नीली रोशनी झिलमिला रही थी। नीला ट्रक जैसे हमारी तरफ इशारा कर रहा था, ये रास्ता सही है या गलत, तुम्हारे फैसले पर निर्भर करेगा। मैंने अपने मन से कहा, मैं सुरक्षित रास्ता चुनूंगा, जो हाईवे की परछाइयों को संतुष्ट करे। जैसे ही ट्रक का अगला मोड़ आया, सड़क अचानक खाली और सुनसान हो गई। चारों तरफ धुंध फैल गई। नीला ट्रक पीछे खड़ा रहा। समीर ने कांपते हुए कहा, भाई, लगता है हमें अब भी इस सड़क का हिस्सा बनना पड़ेगा। मैंने सांसें गहरी खींची। मेरी आंखों में डर था, पर मन में यह भी था कि मैं हार नहीं मानूंगा। ट्रक ने धीरे धीरे रुकने का प्रयास किया। मेरे हाथ स्टीयरिंग पर मजबूत हो गए। नीला ट्रक अब मेरे बगल में चल रहा था, हमसे टकराने की कोशिश नहीं कर रहा था। शायद अब हम सही रास्ते पर हैं, मैंने खुद से कहा। लेकिन तभी हवा में एक धीमी, भरी हुई आवाज गूंजी, अर्जुन, ये हाईवे सिर्फ शुरुआत है, असली सफर अभी बाकी है। मैं जान गया कि रात अभी खत्म नहीं हुई। नीला ट्रक, धुंध और सतीश समीर की परछाइयां
अब मेरे लिए हर मोड़ पर इंतजार कर रही थीं। और इस बार मैं समझ गया, इस हाईवे पर सिर्फ जीवन ही नहीं, बल्कि आत्मा की लड़ाई भी चल रही थी। धुंध और नीली रोशनी के बीच ट्रक धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। मैं स्टीयरिंग पर पूरी ताकत से हाथ लगाए हुए था, लेकिन जैसे ही किसी मोड़ पर पहुंचता, नीला ट्रक हमारे बगल में दिखाई देता और अचानक गायब हो जाता। हर बार जैसे मेरा मन किसी और दुनिया में खींचा जा रहा हो। समीर मेरे बगल में कांप रहा था। भाई, लगता है ये हाईवे हमारी आत्मा को परख रही है। अब कोई भी कदम संभल कर रखना पड़ेगा, मैंने धीरे से कहा। समझ गया, अब सिर्फ अपने फैसले पर भरोसा करना होगा। कुछ किलोमीटर आगे सड़क के बीच में एक पुराना पुल आया। मैंने देखा, पुल के किनारे पर जलते हुए निशान और अधूरी परछाइयां थीं। एक झलक में मुझे सतीश और समीर की वही पुरानी परछाइयां दिखीं, लेकिन अब उनकी आंखों में डर नहीं, बल्कि चुनौती थी। जैसे ही ट्रक पुल पर पहुंचा, नीला ट्रक अचानक सामने खड़ा हो गया। उसके बोनट पर की हल्की नीली रोशनी झिलमिला रही थी। मैं जोर से ब्रेक मारना चाहा, लेकिन ट्रक रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। भाई, क्या करेंगे? समीर ने डरते हुए पूछा। मैंने गहरी सांस ली और कहा, हिम्मत रखो, अब हमें पुल पार करना होगा, चाहे कुछ भी हो। ट्रक धीरे धीरे पुल पर चला। धुंध और नीली रोशनी मुझे घेर रही थी। पीछे से हल्की हॉर्न की आवाज सुनाई दी। नीला ट्रक शायद हमारे डर को परख रहा था। जैसे ही पुल के बीच पहुंचे, ट्रक ने झटका मारा और स्टीयरिंग कांपने लगी। समीर चिल्लाया, भाई संभालो। मैंने जोर से पकड़ रखा था। नीला ट्रक हमारे बगल में आया और बोला, अब तुम्हारा साहस दिखाओ अर्जुन, ये हाईवे सिर्फ डर वालों को नहीं छोड़ती। मैंने कहा, मैं डरूंगा नहीं, ये मेरी जिंदगी है, मैं इसे छोड़ने नहीं दूंगा। जैसे ही मैंने ये शब्द कहे, ट्रक धीरे धीरे स्थिर हुआ। नीला ट्रक पीछे हट गया और धुंध में गायब हो गया। समीर ने सांस ली। भाई, लगता है अब शायद हम सही रास्ते पर हैं। लेकिन मैं जानता था, यह हाईवे हमें अब भी देख रही थी। आगे और मोड़ थे, और सतीश समीर की परछाइयां अब भी मेरी आंखों के सामने थीं। मैंने कहा, समीर, अब हमें इस हाईवे की हर चाल और रहस्य से लड़ना होगा। हम जीतेंगे, चाहे जो भी हो। ट्रक आगे बढ़ा। मंदिर की घंटियां दूर से गूंज रही थीं। नीला ट्रक कहीं दिखाई नहीं दिया। शायद ये सिर्फ शुरुआत थी। ट्रक की स्पीड अब धीरे धीरे बढ़ रही थी। धुंध इतनी घनी थी कि आगे की सड़क बस हल्की सी रोशनी में दिखाई दे रही थी। मैं स्टीयरिंग पर पूरी ताकत से पकड़ बनाए हुए था। समीर बगल में कांप रहा था। उसकी आंखों में डर और हैरानी दोनों झलक रहे थे। भाई, ये रास्ता कहीं खत्म नहीं होता क्या? समीर ने धीरे से पूछा। मैंने कहा, समझ गया, ये हाईवे कभी खत्म नहीं होती। हम बस अपने फैसले और हिम्मत से इसका सामना कर सकते हैं। जैसे ही हम मोड़ से गुजर रहे थे, अचानक सड़क के बीच में एक पुराना, टूटा हुआ ट्रक दिखाई दिया। वो नीला ट्रक नहीं, बल्कि ऐसा लगा जैसे किसी ने उसे सालों पहले सड़क पर छोड़ दिया हो। मैंने ब्रेक लगाया, लेकिन ट्रक रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। पीछे धुंध में हल्की नीली रोशनी दिखाई दी। नीला ट्रक। भाई, वो फिर से हमारे पीछे है, समीर चिल्लाया। मैंने गहरी सांस ली और कहा, अब डरने का वक्त नहीं है। ध्यान से गियर संभालो। जैसे ही हम उस पुराने ट्रक के पास पहुंचे, ट्रक ने झटका खाया। समीर डर के मारे चिल्लाया, भाई संभालो। नीला ट्रक हमारे बगल में आया। बोनट पर हल्की नीली रोशनी झिलमिला रही थी। स्टीयरिंग पर सतीश और समीर की परछाइयां अभी भी थीं। अर्जुन, आगे बढ़ो या हमेशा हाईवे का हिस्सा बन जाओगे। वही आवाज गूंजी। मैंने कहा, मैं आगे बढ़ूंगा और डरूंगा नहीं। जैसे ही मैंने ये शब्द कहे, ट्रक धीरे धीरे पुराने ट्रक के पास से निकल गया। नीला ट्रक पीछे हट गया और धुंध में गायब हो गया। लेकिन तभी सामने सड़क पर कुछ हलचल दिखाई दी। मैंने देखा, सड़क पर कई पुरानी परछाइयां घूम रही थीं। कुछ आग की तरह जल रही थीं और कुछ धुंध में खो रही थीं। समीर ने कांपते हुए कहा, भाई, ये हाईवे हमारे सबसे बड़े डर को दिखा रही है। मैंने कहा, समीर, अब हम सिर्फ रास्ता नहीं देख रहे, हमें इसका सामना करना होगा। जैसे ही ट्रक आगे बढ़ा, मंदिर की घंटियां दूर से गूंज रही थीं। नीली रोशनी कहीं नहीं दिख रही थी,
पर मेरी आंखों के सामने सतीश और समीर की परछाइयां लगातार मेरी हर चाल पर नजर रख रही थीं। मैंने धीरे से कहा, अब हमें हाईवे की हर चाल समझनी होगी। डर के आगे नहीं, बल्कि हिम्मत के साथ चलना होगा। तभी हम जिंदा निकल सकते हैं। ट्रक ने धीरे धीरे गति पकड़ ली। धुंध के बीच सड़क की असली चुनौती अब सामने आने वाली थी। ट्रक की गति अब पूरी तरह नियंत्रण से बाहर लग रही थी। धुंध और नीली रोशनी हर तरफ फैल गई थी। मैं स्टीयरिंग पर पूरी ताकत से हाथ रखे हुए था, पर हर मोड़ पर ऐसा लग रहा था जैसे सड़क खुद हमारे इरादों को परख रही हो। समीर धीरे धीरे बोल पड़ा, भाई, अब लगता है ये हाईवे हमें सिर्फ चलने नहीं दे रही, बल्कि हमारी हिम्मत और आत्मा की परीक्षा ले रही है। मैंने सिर हिलाते हुए कहा, समीर, डर के आगे नहीं, बस आगे बढ़ना है। यही हमारी एकमात्र उम्मीद है। कुछ ही देर में सामने सड़क पर 3 रास्ते दिखाई दिए। पहला रास्ता सीधे मंदिर की ओर जा रहा था, अंधेरा और भूतिया आवाजों से भरा। दूसरा घुमावदार, धुंध और नीली रोशनी में खो जाने वाला। तीसरा बिल्कुल खाली, सुनसान, पर जैसे हर कदम पर खतरा हो। नीला ट्रक हमारे बगल में फिर दिखाई दिया। बोनट पर झिलमिलाती नीली रोशनी हमें इशारा कर रही थी, अर्जुन, रास्ता चुनो। अब सिर्फ तुम्हारे फैसले पर हाईवे की शक्ति निर्भर है। वही भरी हुई आवाज गूंजी। मैंने गहरी सांस ली। पहले मंदिर की तरफ नजर गई, फिर घुमावदार रास्ता देखा और अंत में खाली, सुनसान रास्ता। समीर ने डरते हुए कहा, भाई, क्या करना है? मैंने कहा, हम सही रास्ता चुनेंगे, डर के आगे नहीं, हिम्मत के साथ। जैसे ही ट्रक घुमावदार रास्ते पर मुड़ा, नीला ट्रक पीछे पीछे हमारे साथ आया। लेकिन इस बार उसने हमें टक्कर नहीं दी, बस पीछे पीछे रहकर हमारी चाल पर नजर रखी। धुंध के बीच सड़क पर जले हुए निशान और अधूरी परछाइयां घूम रही थीं। मैं देख सकता था, उनमें से कुछ जल रही थीं, कुछ सिर्फ धुंध में खो रही थीं। समीर ने धीरे से कहा, भाई, लगता है अब हाईवे हमारी परीक्षा ले रही है। ये हमें डराने के बजाय हमारे साहस को परख रही है। मैंने सिर हिलाया और कहा, समीर, अब हम सिर्फ सड़क नहीं देख रहे, हमें इसकी चाल समझनी होगी और हिम्मत से आगे बढ़ना होगा। तभी हम जिंदा बच सकते हैं। जैसे ही ट्रक आगे बढ़ा, नीला ट्रक धीरे धीरे पीछे हट गया। धुंध अब थोड़ी कम हुई थी। मंदिर की घंटियां दूर से गूंज रही थीं। लेकिन मैं जानता था, हाईवे की असली परीक्षा अभी शुरू हुई। धुंध अब थोड़ी कम हुई थी, लेकिन सड़क पर अब भी अजीब सी खामोशी थी। हर मोड़ पर ऐसा लग रहा था जैसे कोई अदृश्य निगाहें हमें देख रही हों। समीर बोला, भाई, लगता है ये हाईवे हमारे हर कदम पर नजर रख रही है। अब डरना नहीं, बस ध्यान से चलना होगा। मैंने सिर हिलाया। समझ गया, समीर, अब हमें सिर्फ अपनी हिम्मत और अनुभव पर भरोसा करना होगा। कुछ ही मिनटों में सड़क पर एक नया मोड़ आया। मोड़ के पास जली हुई परछाइयां और पुराने निशान थे। नीला ट्रक हमारे पीछे दिखाई दिया। इस बार उसने धीरे धीरे हमारे ट्रक के बगल में गति पकड़ी। समीर कांपते हुए बोला, भाई, अब ये हमें रोकने की कोशिश करेगा। मैंने कहा, नहीं, अब हम इसकी चाल समझेंगे। डर के आगे नहीं, हिम्मत के साथ। जैसे ही हमने मोड़ लिया, सड़क अचानक 2 हिस्सों में बंट गई। एक रास्ता सीधे आगे मंदिर की ओर जाता था, घना अंधेरा और जले हुए निशान। दूसरा रास्ता घुमावदार, नीली रोशनी में खो जाने वाला, और पीछे से नीला ट्रक लगातार पीछा कर रहा था। नीला ट्रक हमारे बगल में रहकर स्टीयरिंग की तरफ इशारा कर रहा था। मैंने गहरी सांस ली और कहा, समीर, घबराना नहीं, हम सही रास्ता चुनेंगे। हमने घुमावदार रास्ता चुना। जैसे ही ट्रक मोड़ पर आया, नीला ट्रक अचानक पीछे हट गया। लेकिन धुंध में जले हुए निशान और अधूरी परछाइयां अब हमारे दोनों तरफ घूमने लगीं। उनकी आंखें जल रही थीं और उनकी चाल डरावनी थी। समीर ने पूछा, भाई, अब क्या करें? मैंने कहा, बस ध्यान से आगे बढ़ो। यह हमारी हिम्मत की परीक्षा है। किसी भी कदम पर डर को जगह मत दो। ट्रक धीरे धीरे आगे बढ़ा। नीला ट्रक पीछे रहकर हमारी हर चाल पर नजर रख रहा था। धुंध के बीच मंदिर की घंटियां लगातार बज रही थीं। मैंने महसूस किया, अब हाईवे सिर्फ सड़क नहीं रही, बल्कि यह एक जगह बन गई थी जहां जीवन और आत्मा दोनों परख में थे।
जले हुए निशान और परछाइयां हर मोड़ पर हमारे डर को चुनौती दे रही थीं। लेकिन इस बार मैं डरने वाला नहीं था। मैं जानता था, हमें सिर्फ हिम्मत और समझदारी से आगे बढ़ना होगा। धुंध अब और भी घनी हो गई थी। सड़क पर चारों तरफ खालीपन और खामोशी थी। हर मोड़ पर ऐसा लग रहा था जैसे हाईवे खुद हमारी सोच पढ़ रही हो। समीर ने धीरे से कहा, भाई, अब हमें संभल कर चलना होगा। यह हाईवे अब सिर्फ ट्रक नहीं, हमारी आत्मा की परीक्षा ले रही है। मैंने कहा, समझ गया, अब डरने का वक्त नहीं, हमें सिर्फ आगे बढ़ना है। जैसे ही हमने आगे बढ़ा, सड़क पर एक अजीब दृश्य दिखाई दिया। पुराने जलते निशान और अधूरी परछाइयां अचानक हमारे सामने फैल गईं। कुछ परछाइयां जल रही थीं, कुछ धुंध में खो रही थीं, और उनकी चाल इतनी डरावनी थी कि मेरा दिल धड़कने लगा। नीला ट्रक फिर हमारे पीछे दिखाई दिया। उसके बोनट पर झिलमिलाती नीली रोशनी हमें लगातार देख रही थी। समीर ने कांपते हुए कहा, भाई, अब ये हमें रोकने वाला है। मैंने स्टीयरिंग कसते हुए कहा, नहीं, अब हम इसका सामना करेंगे, डर के आगे नहीं। जैसे ही हम मोड़ पर पहुंचे, सड़क अचानक दो हिस्सों में बंट गई। एक तरफ मंदिर की ओर जाने वाला रास्ता, घना अंधेरा और जले हुए निशान। दूसरी तरफ घुमावदार और नीली रोशनी में खो जाने वाला। नीला ट्रक हमारे बगल में रहकर इशारा कर रहा था। मैं समझ गया, अब हमारा फैसला हमारी हिम्मत और समझ पर निर्भर करेगा। मैंने कहा, समीर, घबराना नहीं, सही रास्ता वही है जो हमें आगे बढ़ाए। हमने घुमावदार रास्ता चुना। जैसे ही ट्रक मोड़ पर आया, नीला ट्रक पीछे हट गया, लेकिन जले हुए निशान और अधूरी परछाइयां हमारे दोनों तरफ घूमने लगीं। उनकी आंखें जल रही थीं और उनका डरावना हाव भाव हमारे हर कदम पर नजर रख रहा था। समीर ने धीरे से कहा, भाई, अब ये हाईवे हमारी हिम्मत की परीक्षा ले रही है। मैंने कहा, हाँ, और हम इसे जीतेंगे। डर को नहीं, सिर्फ हिम्मत को आगे बढ़ने देंगे। ट्रक धीरे धीरे आगे बढ़ा। नीला ट्रक पीछे रहकर हमारी हर चाल पर नजर रख रहा था। मंदिर की घंटियां गूंज रही थीं। धुंध के बीच हाईवे अब सिर्फ सड़क नहीं, बल्कि जीवन और आत्मा की परीक्षा बन चुकी थी। हर मोड़, हर धुंध में जले हुए निशान और परछाइयां हमें डराने की कोशिश कर रही थीं। लेकिन मैं जानता था, हमें हिम्मत और समझदारी से आगे बढ़ना होगा। सड़क पर धुंध अब और गहरी हो गई थी। चारों तरफ कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। ट्रक की हेडलाइट्स मुश्किल से 10 मीटर तक ही रास्ता दिखा रही थीं। नीला ट्रक अब हमारे बिल्कुल पास दिखाई दे रहा था। समीर धीरे धीरे बोला, भाई, अब लगता है ये हाईवे हमें बिल्कुल भी छोड़ने वाली नहीं है। मैंने सिर हिलाया। समझ गया, अब हमें सिर्फ हिम्मत से आगे बढ़ना होगा, डर को अपने पास नहीं आने देंगे। जैसे ही हमने आगे बढ़ा, सड़क के बीच में जले हुए निशान और अधूरी परछाइयां दिखाई दीं। उनमें से कुछ जल रही थीं और कुछ धुंध में खो रही थीं। नीला ट्रक पीछे पीछे हमारे साथ चल रहा था। उसका बोनट झिलमिलाती नीली रोशनी से चमक रहा था। समीर ने कांपते हुए कहा, भाई, अब ये हमें टक्कर देने वाला है। मैंने स्टीयरिंग कसते हुए कहा, नहीं, अब हम इसका सामना करेंगे, डर के आगे नहीं। जैसे ही हम मोड़ पर पहुंचे, सड़क अचानक दो हिस्सों में बंट गई। एक तरफ मंदिर की ओर जाने वाला रास्ता और दूसरी तरफ घुमावदार नीली रोशनी वाला। नीला ट्रक हमारे बगल में रहकर इशारा कर रहा था। मैं समझ गया, अब हमारा फैसला हमारी हिम्मत पर निर्भर करेगा। हमने घुमावदार रास्ता चुना। जैसे ही ट्रक मोड़ पर आया, नीला ट्रक पीछे हट गया, लेकिन जले हुए निशान और अधूरी परछाइयां अब हमारे दोनों तरफ घूमने लगीं। उनकी आंखें जल रही थीं और उनका डरावना हाव भाव हमारे हर कदम पर नजर रख रहा था। समीर ने धीरे से कहा, भाई, अब ये हाईवे हमारी हिम्मत की परीक्षा ले रही है। मैंने कहा, हाँ, और हम इसे जीतेंगे, डर को नहीं, सिर्फ हिम्मत को आगे बढ़ने देंगे। ट्रक धीरे धीरे आगे बढ़ा। नीला ट्रक पीछे रहकर हमारी हर चाल पर नजर रख रहा था। मंदिर की घंटियां गूंज रही थीं। धुंध के बीच हाईवे अब सिर्फ सड़क नहीं, बल्कि जीवन और आत्मा की परीक्षा बन चुकी थी। हर मोड़, हर धुंध में जले हुए निशान और परछाइयां हमें डराने की कोशिश कर रही थीं। लेकिन मैं जानता था, हमें हिम्मत और समझदारी से आगे बढ़ना होगा। धुंध अब और भी घनी हो गई थी।
सड़क पर केवल ट्रक की हेडलाइट्स ही दिख रही थीं और नीला ट्रक हमारे बिल्कुल पास था। समीर बगल में कांप रहा था। भाई, अब लगता है ये हाईवे हमें कभी नहीं छोड़ने वाली, उसने धीरे कहा। मैंने स्टीयरिंग कसते हुए कहा, समझ गया। अब हमें डर के आगे नहीं, हिम्मत से आगे बढ़ना होगा। जैसे ही हम आगे बढ़े, सड़क पर जले हुए निशान और अधूरी परछाइयां दिखाई दीं। उनमें से कुछ जल रही थीं और कुछ धुंध में खो रही थीं। नीला ट्रक हमारे बगल में रहकर हमें लगातार देख रहा था। उसकी नीली रोशनी झिलमिला रही थी। समीर, अब हमें इसे समझना होगा। डर को पीछे छोड़कर केवल हिम्मत के साथ चलना होगा, मैंने कहा। जैसे ही हम मोड़ पर पहुंचे, सड़क अचानक 3 हिस्सों में बंट गई। एक रास्ता सीधे मंदिर की ओर, दूसरा घुमावदार नीली रोशनी में खो जाने वाला, और तीसरा बिल्कुल सुनसान। नीला ट्रक हमारे बगल में रहकर इशारा कर रहा था। मैंने कहा, हम घुमावदार रास्ता लेंगे, यही सही लगता है। जैसे ही ट्रक मोड़ पर आया, नीला ट्रक पीछे हट गया, लेकिन जले हुए निशान और अधूरी परछाइयां अब दोनों तरफ घूम रही थीं। उनकी आंखें जल रही थीं और हाव भाव डरावना था। समीर ने धीरे कहा, भाई, लगता है अब हाईवे हमारी हिम्मत की आखिरी परीक्षा ले रही है। मैंने कहा, हाँ, और हम इसे पार करेंगे। डर को पीछे छोड़ेंगे और आगे बढ़ेंगे। ट्रक धीरे धीरे आगे बढ़ा। नीला ट्रक पीछे रहकर हमारी हर चाल पर नजर रख रहा था। धुंध में मंदिर की घंटियां गूंज रही थीं। हर मोड़ और हर धुंध में जले हुए निशान और परछाइयां हमें डराने की कोशिश कर रही थीं। लेकिन मैं जानता था, हमें हिम्मत और समझदारी से ही इस हाईवे की परीक्षा पूरी करनी होगी। जैसे ही हम आगे बढ़े, सड़क पर हल्की रोशनी दिखी। नीला ट्रक धीरे धीरे गायब होने लगा। समीर ने राहत की सांस ली। भाई, लगता है हमने इसे पार कर लिया। मैंने सिर हिलाया। हाँ, लेकिन हाईवे अभी भी अपना रहस्य बनाए हुए है। आगे और भी मोड़ और परछाइयां इंतजार कर रही होंगी। धुंध अब धीरे धीरे कम हो रही थी। सड़क की असली रूपरेखा अब दिखाई देने लगी, लेकिन मेरी धड़कन अब भी तेज थी। हर मोड़ पर नीला ट्रक कहीं दूर दिखाई देता और फिर गायब हो जाता। समीर ने धीरे से कहा, भाई, लगता है ये हाईवे अब हमें पूरी तरह परखने वाला है। मैंने कहा, हाँ, अब डरने का वक्त नहीं, सिर्फ हिम्मत और ध्यान से आगे बढ़ना है। जैसे ही हम आगे बढ़े, सड़क के दोनों तरफ जले हुए निशान और अधूरी परछाइयां घूम रही थीं। उनमें से कुछ जल रही थीं, कुछ धुंध में खो रही थीं। नीला ट्रक फिर हमारे बगल में आया। उसकी नीली रोशनी झिलमिला रही थी। स्टीयरिंग पर सतीश और समीर की परछाइयां अभी भी थीं, पर उनकी आंखों में अब केवल खालीपन था। अर्जुन, अब तुम्हारी हिम्मत आखिरी परीक्षा में है, वही भरी हुई आवाज गूंजी। मैंने कहा, मैं डरूंगा नहीं, अब बस आगे बढ़ना है। सड़क पर अचानक 3 रास्ते दिखे। एक सीधे मंदिर की ओर, दूसरा घुमावदार नीली रोशनी में खो जाने वाला, और तीसरा सुनसान और खतरनाक। नीला ट्रक हमारे बगल में रहकर इशारा कर रहा था। मैंने कहा, घुमावदार रास्ता ही सही लगेगा। जैसे ही हमने मोड़ लिया, नीला ट्रक धीरे धीरे पीछे हट गया, लेकिन जले हुए निशान और परछाइयां हमारे दोनों तरफ घूम रही थीं। उनकी आंखें जल रही थीं और उनका हाव भाव डरावना था। समीर ने कांपते हुए कहा, भाई, अब हाईवे हमारी हिम्मत की आखिरी परीक्षा ले रही है। मैंने कहा, हाँ, और हम इसे पार करेंगे। डर को पीछे छोड़ेंगे और आगे बढ़ेंगे। ट्रक धीरे धीरे आगे बढ़ा। नीला ट्रक पीछे रहकर हमारी हर चाल पर नजर रख रहा था। धुंध में मंदिर की घंटियां गूंज रही थीं। हर मोड़ और हर धुंध में जले हुए निशान और परछाइयां हमें डराने की कोशिश कर रही थीं। लेकिन मैं जानता था, हमें हिम्मत और समझदारी से ही इस हाईवे की परीक्षा पूरी करनी होगी। जैसे ही हम आगे बढ़े, सड़क पर हल्की रोशनी दिखी। नीला ट्रक धीरे धीरे गायब होने लगा। समीर ने राहत की सांस ली। भाई, लगता है हमने इसे पार कर लिया। मैंने सिर हिलाया। हाँ, लेकिन हाईवे अभी भी अपना रहस्य बनाए हुए है। आगे और भी मोड़ और परछाइयां इंतजार कर रही होंगी। सड़क अब साफ दिख रही थी, लेकिन धुंध की हल्की परत अभी भी बनी हुई थी। नीला ट्रक अब कभी कभी दूर दिखाई देता और अचानक गायब हो जाता। समीर ने कांपते हुए कहा, भाई,
लगता है अब हाईवे अपनी आखिरी चाल खेलने वाला है। मैंने स्टीयरिंग कसते हुए कहा। हाँ, डरने का कोई मौका नहीं। अब सिर्फ हिम्मत और दिमाग से काम लेना होगा। जैसे ही हम आगे बढ़े, सड़क के दोनों तरफ पुराने जले हुए निशान और अधूरी परछाइयां घूम रही थीं। उनकी आंखों में जलती हुई आभा थी और उनका हाव भाव डरावना था। नीला ट्रक हमारे बगल में धीरे धीरे आया। बोनट पर झिलमिलाती नीली रोशनी हमें लगातार देख रही थी। अर्जुन, अब तुम्हारी हिम्मत की अंतिम परीक्षा है। इसे पार कर लो या हाईवे का हिस्सा बन जाओ। वहीं भरी हुई आवाज गूंजी। मैंने कहा, मैं डरूंगा नहीं, अब बस आगे बढ़ना है। सड़क पर 3 रास्ते सामने थे। एक सीधे मंदिर की ओर, दूसरा घुमावदार नीली रोशनी में खो जाने वाला, और तीसरा सुनसान और खतरनाक। मैंने गहरी सांस ली। समीर, घबराना नहीं, हम सही रास्ता चुनेंगे। हमने घुमावदार रास्ता चुना। जैसे ही ट्रक मोड़ पर आया, नीला ट्रक पीछे हट गया, लेकिन जले हुए निशान और परछाइयां हमारे दोनों तरफ घूम रही थीं। उनका डरावना हाव भाव हमें परख रहा था। समीर ने धीरे कहा, भाई, अब हाईवे हमारी हिम्मत की आखिरी परीक्षा ले रही है। मैंने कहा, हाँ, और हम इसे पार करेंगे। डर को पीछे छोड़ेंगे और आगे बढ़ेंगे। ट्रक धीरे धीरे आगे बढ़ा। नीला ट्रक पीछे रहकर हमारी हर चाल पर नजर रख रहा था। मंदिर की घंटियां गूंज रही थीं। जले हुए निशान और परछाइयां हर मोड़ पर हमें डराने की कोशिश कर रही थीं। लेकिन मैं जानता था, हिम्मत और समझदारी से ही हम इस हाईवे की परीक्षा पूरी कर सकते हैं। जैसे ही हम आगे बढ़े, सड़क पर हल्की रोशनी दिखाई दी। नीला ट्रक धीरे धीरे गायब हो गया। समीर ने राहत की सांस ली। भाई, लगता है हमने आखिरी परीक्षा पार कर ली। मैंने सिर हिलाया। हाँ, लेकिन हाईवे का रहस्य अभी भी बाकी है। कभी भी ये हमें फिर परख सकती है। धुंध अब लगभग हट चुकी थी, लेकिन सड़क पर हल्की खामोशी और अजीब सी हवा बनी हुई थी। नीला ट्रक अब सिर्फ कभी कभी दूर से झलकता था, जैसे हमें लगातार परख रहा हो। समीर धीरे से बोला, भाई, लगता है ये हाईवे आखिरी बार हमें परखने वाली है। मैंने कहा, हाँ, डरने का कोई मौका नहीं। अब केवल हिम्मत और ध्यान से आगे बढ़ना है। जैसे ही हम आगे बढ़े, सड़क पर जले हुए निशान और अधूरी परछाइयां हमारे रास्ते में आने लगीं। उनमें से कुछ जल रही थीं, कुछ धुंध में खो रही थीं। नीला ट्रक फिर हमारे बगल में आया। उसकी नीली रोशनी झिलमिला रही थी। स्टीयरिंग पर सतीश और समीर की परछाइयां अभी भी थीं, पर उनकी आंखों में अब खालीपन और चुनौती दोनों झलक रहे थे। अर्जुन, ये तुम्हारी आखिरी परीक्षा है। इसे पार कर लो या हाईवे का हिस्सा बन जाओ। वही भरी हुई आवाज गूंजी। मैंने स्टीयरिंग कसते हुए कहा, अब डरने का कोई मौका नहीं, आगे बढ़ेंगे। सड़क पर 3 रास्ते सामने थे। एक सीधे मंदिर की ओर, दूसरा घुमावदार नीली रोशनी में खो जाने वाला, और तीसरा सुनसान और खतरनाक। मैंने गहरी सांस ली। समीर, घबराना नहीं, हम सही रास्ता चुनेंगे। हमने घुमावदार रास्ता चुना। जैसे ही ट्रक मोड़ पर आया, नीला ट्रक पीछे हट गया, लेकिन जले हुए निशान और परछाइयां हमारे दोनों तरफ घूम रही थीं। उनका हाव भाव डरावना था, पर अब हम डर के बजाय पूरी सजगता से आगे बढ़ रहे थे। समीर ने कहा, भाई, लगता है अब हाईवे हमारी हिम्मत की आखिरी परीक्षा ले रही है। मैंने कहा, हाँ, और हम इसे पार करेंगे। डर को पीछे छोड़ देंगे और सिर्फ हिम्मत के साथ आगे बढ़ेंगे। ट्रक धीरे धीरे आगे बढ़ा। नीला ट्रक पीछे रहकर हमारी हर चाल पर नजर रख रहा था। धुंध में मंदिर की घंटियां गूंज रही थीं। जले हुए निशान और परछाइयां हर मोड़ पर हमें डराने की कोशिश कर रही थीं। लेकिन अब हम डर के बजाय पूरी सजगता और हिम्मत के साथ आगे बढ़ रहे थे। जैसे ही हम आगे बढ़े, सड़क पर हल्की रोशनी दिखी। नीला ट्रक धीरे धीरे गायब हो गया। समीर ने राहत की सांस ली। भाई, लगता है हमने आखिरी परीक्षा पार कर ली। मैंने सिर हिलाया। हाँ, हाईवे का रहस्य अभी भी बाकी है, लेकिन अब हम इसे जीतकर आगे बढ़ चुके हैं। सड़क पर अब धुंध पूरी तरह हट चुकी थी। सूरज की हल्की रोशनी ने हाईवे को साफ और शांत बना दिया था। नीला ट्रक अब कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। मुझे लगा जैसे हाईवे ने हमारी हिम्मत और धैर्य की परीक्षा पूरी तरह ले ली हो और अब हमें मुक्त कर दिया। समीर बगल में राहत की सांस ले रहा था। उसने कहा,
भाई, लगता है अब हम सुरक्षित हैं। हाईवे ने हमें छोड़ दिया। मैंने सिर हिलाया। हाँ, और अब हमें अपने परिवार की तरफ लौटना है। मेरी पत्नी, बच्चे, वो सब मेरे इंतजार में होंगे। ट्रक धीरे धीरे आगे बढ़ा। सड़क अब खाली और शांत थी। जले हुए निशान और अधूरी परछाइयां कहीं दिखाई नहीं दे रही थीं। मैंने अपने दिल की धड़कन महसूस की। डर अब पीछे रह गया था। अब केवल एक शांत और हिम्मत भरी राहत थी। समीर ने मुस्कुराते हुए कहा, भाई, लगता है हमारी सच्ची परीक्षा पूरी हो गई। अब बस घर लौटना है। जैसे ही हमने शहर की ओर रुख किया, मुझे अपनी पत्नी और बच्चों की याद आई। उनकी मुस्कान, उनका इंतजार और उनका प्यार। अब सब कुछ मेरे सामने था। ट्रक आखिरकार हमारे घर के पास रुका। मैं गाड़ी से बाहर उतरा और दौड़ते हुए घर की तरफ गया। मेरी पत्नी की आंखों में खुशी और राहत थी। बच्चों ने दौड़कर मुझे गले लगाया। मैंने समीर की तरफ देखा। उसने सिर हिलाया और कहा, भाई, हमारी हिम्मत और समझ ने हमें ये हाईवे पार करने में मदद की। मैंने मुस्कुराया और कहा, हाँ, अब मैं जानता हूं, डर को कभी भी हिम्मत के आगे आने नहीं देना चाहिए। ट्रक अब सुरक्षित खड़ा था। हाईवे के डरावने निशान और परछाइयां सिर्फ यादें बनकर रह गए थे। मैंने अपने परिवार को देखा। उनकी मुस्कान और खुशी ने मुझे पूरी तरह शांति दी। समीर और मैं जानते थे, अब हम हाईवे के डर को पार कर चुके हैं और जीवन के असली रास्ते पर लौट चुके हैं। सूरज की हल्की रोशनी में ट्रक चमक रहा था। हम घर की ओर बढ़ रहे थे। हर कदम के साथ दिल में शांति और हिम्मत महसूस हो रही थी। हाईवे की डरावनी रातें अब केवल यादें रह गई थीं और हम जानते थे, चाहे कितना भी डरावना रास्ता हो, हिम्मत और धैर्य के साथ कोई भी चुनौती पार की जा सकती है।